सन 1920 के दशक का बंबई। अरब सागर की लहरें जितनी उफान पर थीं, उससे कहीं ज्यादा उथल पुथल भारतीय समाज में मची हुई थी। बंबई हाई कोर्ट की इमारत अपनी भव्यता के लिए जानी जाती थी। काले कोट पहने वकीलों की भीड़ में हर रोज सैकड़ों मुकदमे लड़े जाते थे, लेकिन न्याय अक्सर उसी को मिलता था जिसकी जेब में पैसा हो और समाज में ऊंचा रसूख। उस समय दलितों और पिछड़ों के लिए अदालत की सीढ़ियां चढ़ना किसी पहाड़ को तोड़ने से कम नहीं था। लेकिन इसी भीड़ में एक ऐसा वकील भी था जो अपनी विद्वता, अपने तर्कों और अपनी आंखों में जलती हुई क्रांति की आग के लिए पहचाना जाने लगा था। उनका नाम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। लंदन से बैरिस्टर की डिग्री लेकर लौटे बाबा साहब चाहते तो सरकारी नौकरी करके ऐशो आराम की जिंदगी जी सकते थे, लेकिन उन्होंने वकालत को चुना। इसलिए नहीं कि वे धन कमाना चाहते थे, बल्कि इसलिए क्योंकि वे जानते थे कि कानून ही वो हथियार है जिससे गरीबों की बेड़ियों को काटा जा सकता है। कहानी की शुरुआत होती है महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव सातारा से। वहां शंकर नाम का एक गरीब दलित मजदूर रहता था। शंकर दिन रात गांव के जमींदार रघुपति राव पाटिल के खेतों में काम करता था। रघुपति राव एक क्रूर और अहंकारी व्यक्ति था, जिसे अपनी दौलत और अपनी ऊंची जाति का बहुत घमंड था। एक साल सूखा पड़ा। शंकर के घर में खाने को दाना नहीं था। उसकी पत्नी बीमार थी। उसने जमींदार से अपनी पिछले 6 महीने की मजदूरी मांगी, जो जमींदार ने रोक रखी थी। सरकार, मेरी पत्नी मर जाएगी, मुझे मेरी मजदूरी दे दीजिए, शंकर ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। जमींदार रघुपति ने हंसते हुए उसे ठोकर मारी और कहा, तुझ जैसे नीच को मजदूरी चाहिए? तूने मेरे खेत में काम किया, यही तेरा भाग्य है, भाग जा यहां से। जब शंकर ने विरोध किया और कहा कि वह पुलिस के पास जाएगा, तो जमींदार का अहंकार जाग गया। उसने उसी रात अपनी तिजोरी से कुछ गहने गायब करवाए और पुलिस को बुलाकर शंकर के नाम की रिपोर्ट लिखवा दी। पुलिस भी जमींदार की जेब में थी। शंकर को गिरफ्तार कर लिया गया। उस पर चोरी और जमींदार पर जानलेवा हमला करने का झूठा आरोप लगाया गया। शंकर गरीब था, अनपढ़ था और सबसे बड़ी बात, वह अछूत था। गांव का कोई भी वकील उसका केस लड़ने को तैयार नहीं था। वकीलों का कहना था, हम रघुपति राव से दुश्मनी नहीं ले सकते और वैसे भी हम अछूतों का केस लड़कर अपनी साख खराब नहीं करेंगे। शंकर की पत्नी और उसका बूढ़ा पिता बंबई आए। उन्होंने सुना था कि बंबई में एक अपने समाज का वकील है जो गरीबों का मसीहा है। वे भटकते भटकते परेल के उस छोटे से दफ्तर में पहुंचे जहां डॉक्टर अंबेडकर किताबों के ढेर के बीच बैठे काम कर रहे थे। शंकर की पत्नी बाबा साहब के पैरों में गिर पड़ी। बाबा, हमारे पति को बचा लो, वे निर्दोष हैं, जमींदार उन्हें फांसी दिलवा देगा। बाबा साहब ने उसे उठाया और कुर्सी पर बैठाया। उन्होंने कहा, रो मत मां, आंसू बहाने से न्याय नहीं मिलता, लड़ने से मिलता है। मुझे पूरा मामला बताओ। जब बाबा साहब ने पूरी बात सुनी तो उनका चेहरा गंभीर हो गया। यह सिर्फ एक चोरी का इल्जाम नहीं था, यह एक गरीब आदमी की आवाज को कुचलने की साजिश थी। उन्होंने शंकर के पिता से कहा, मैं यह केस लड़ूंगा और चिंता मत करो, मेरी फीस की फिक्र मत करना। मेरा फीस तो उस दिन मुझे मिल जाएगा जिस दिन शंकर निर्दोष साबित होकर तुम्हारे साथ घर जाएगा। केस की सुनवाई का दिन आया। बंबई की सेशन कोर्ट खचाखच भरी थी। जमींदार रघुपति राव ने शहर के सबसे नामचीन वकील एडवोकेट त्रिवेदी को अपना वकील नियुक्त किया था। एडवोकेट त्रिवेदी एक ब्राह्मण थे और अपनी वाक्पटुता के लिए मशहूर थे। उन्हें अपनी जाति और अपने ज्ञान पर बहुत अभिमान था। जब डॉक्टर अंबेडकर काले कोट और गोल चश्मे के साथ अदालत में दाखिल हुए तो वहां का माहौल बदल गया। कोर्ट रूम में बैठे कई सवर्ण वकील एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। एडवोकेट त्रिवेदी ने अपने साथी से धीरे से कहा, देखो, यह महारों का वकील आया है, यह हमें कानून सिखाएगा। यह केस तो मैं चुटकियों में जीत लूंगा, उस गरीब मजदूर को तो मैं उम्र कैद करवाकर ही दम लूंगा। जज साहब आए। कार्यवाही शुरू हुई। अदालत के अंदर भी बाबा साहब को भेदभाव का सामना करना पड़ा। उन्हें बैठने के लिए जो कुर्सी दी गई थी वह बाकी वकीलों से थोड़ी दूर थी। पानी पीने के लिए रखा गया मटका उनके लिए नहीं था, लेकिन बाबा साहब का ध्यान इन छोटी चीजों पर नहीं था। उनका ध्यान अर्जुन की तरह सिर्फ अपने लक्ष्य पर था।
सच्चाई को साबित करना। सरकारी वकील और एडवोकेट त्रिवेदी ने गवाहों की झड़ी लगा दी। जमींदार के नौकरों ने झूठी गवाही दी कि उन्होंने शंकर को रात के अंधेरे में तिजोरी खोलते देखा था। पुलिस ने एक झूठा बरामदगी पत्र पेश किया जिसमें दिखाया गया कि शंकर की झोपड़ी से गहने मिले हैं। एडवोकेट त्रिवेदी ने गरजते हुए कहा, माय लॉर्ड, यह मामला एकदम साफ है। यह आदमी जन्मजात अपराधी प्रवृत्ति का है। इसने न केवल चोरी की बल्कि अपने अन्नदाता पर हाथ भी उठाया। इसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए ताकि समाज में एक मिसाल कायम हो। जज साहब भी त्रिवेदी की बातों से प्रभावित लग रहे थे। ऐसा लग रहा था कि केस हाथ से निकल रहा है। शंकर कटघरे में खड़ा कांप रहा था। अब बारी थी डॉक्टर अंबेडकर की। वे अपनी सीट से उठे, शांत, गंभीर और आत्मविश्वास से भरे हुए। उन्होंने न तो आवाज ऊंची की और न ही कोई नाटकीय प्रदर्शन किया। उन्होंने बस कानून की किताब को मेज पर रखा और गवाहों से जिरह शुरू की। बाबा साहब ने उस नौकर को बुलाया जिसने दावा किया था कि उसने शंकर को चोरी करते देखा था। बाबा साहब, तुमने कहा कि घटना रात के 2 बजे की है और अमावस की रात थी। गवाह, जी हां हुजूर। बाबा साहब, और तुमने शंकर को 50 फीट की दूरी से पहचाना। गवाह, हां, मैंने पहचाना। बाबा साहब, अमावस की काली रात में बिना किसी लालटेन या रोशनी के तुम 50 फीट दूर से किसी का चेहरा कैसे देख सकते हो? क्या तुम्हारी आंखों में बिल्ली जैसी रोशनी है? अदालत में सन्नाटा छा गया। गवाह हड़बड़ा गया। वो बिजली कड़की थी शायद। बाबा साहब मुस्कुराते हुए, माय लॉर्ड, मौसम विभाग की रिपोर्ट मेरे हाथ में है। उस रात आकाश साफ था, कोई बादल नहीं थे। बिजली कड़कने का सवाल ही नहीं उठता। यह गवाह झूठ बोल रहा है। एडवोकेट त्रिवेदी के माथे पर पसीना आ गया। बाबा साहब की तैयारी अद्भुत थी। उन्होंने हर छोटे विवरण पर काम किया था। अगले दिन बाबा साहब ने जमींदार रघुपति राव को कटघरे में बुलाया। यह एक बहुत बड़ा कदम था। एक दलित वकील एक अमीर जमींदार से सवाल करने जा रहा था। बाबा साहब ने पूछा, पाटिल जी, आप कहते हैं कि आपके बही खाते के हिसाब से शंकर ने आपसे 500 रुपए उधार लिए थे, इसलिए उसने चोरी की? रघुपति, हां बिल्कुल। बाबा साहब, क्या मैं वह बही खाता देख सकता हूं? रघुपति ने आत्मविश्वास के साथ बही खाता जज को सौंपा। बाबा साहब ने उसे हाथ में लिया और पन्ने पलटे। उनकी आंखों में एक चमक आ गई। बाबा साहब, माय लॉर्ड, मैं चाहता हूं कि आप इस बही खाते के पन्ना नंबर 40 को गौर से देखें। जिस स्याही से शंकर का नाम और उधारी लिखी गई है वह स्याही ताजी है, जबकि उससे पहले और बाद के पन्नों की स्याही पुरानी और फीकी पड़ चुकी है। और सबसे बड़ी बात, इस पन्ने का निर्माण कागज के वाटरमार्क में दिख रहा है, जो कि इस साल का है, जबकि जमींदार का दावा है कि उधारी 2 साल पुरानी है। पूरे कोर्ट रूम में हड़कंप मच गया। बाबा साहब ने अपनी जेब से एक आवर्धक लेंस निकाला और जज की मेज पर रख दिया। बाबा साहब गरजती हुई आवाज में, यह सबूत चीख चीख कर कह रहा है कि यह खाता कल रात ही तैयार किया गया है। यह जालसाजी है। माय लॉर्ड, एक गरीब मजदूर को फंसाने के लिए कानून का मजाक उड़ाया गया है। एडवोकेट त्रिवेदी ने विरोध करने की कोशिश की। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, डॉक्टर अंबेडकर गुमराह कर रहे हैं। लेकिन जज ने जब लेंस से देखा तो सच्चाई सामने थी। कागज नया था, एंट्री फर्जी थी। बाबा साहब ने केवल कानून नहीं पढ़ा था, उन्होंने फॉरेंसिक और सबूतों की बारीकी को भी समझा था। केस के अंतिम दिन बाबा साहब ने अपनी अंतिम दलील पेश की। यह केवल एक वकीलों वाली बहस नहीं थी, यह मानवता की पुकार थी। बाबा साहब ने जज और भरी अदालत की ओर देखते हुए कहा, माय लॉर्ड, यह केस सिर्फ 10 तोले सोने की चोरी का नहीं है। यह केस इस देश की उस मानसिकता का है जो मानती है कि एक गरीब दलित मजदूर को कुचलना उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। मेरे विद्वान मित्र त्रिवेदी जी ने कहा कि शंकर एक नीच जाति का है, इसलिए अपराधी है। मैं पूछता हूं, अपराधी कौन है? वह जो अपनी मेहनत की कमाई मांगता है, या वह जो अपनी ताकत के नशे में झूठे सबूत बनाता है? कानून की देवी की आंखों पर पट्टी इसलिए बंधी है क्योंकि वह जाति, धर्म या अमीरी गरीबी नहीं देखती। अगर आज शंकर को सजा हुई तो यह शंकर की हार नहीं होगी, यह इस देश के संविधान और न्याय की हार होगी। मैं न्याय मांगता हूं, दया नहीं। बाबा साहब की आवाज में वह दर्द और वह सच्चाई थी जिसने पत्थर दिलों को भी पिघला दिया।
जो वकील कल तक उनका मजाक उड़ा रहे थे, आज वे भी शांति से सुन रहे थे। एडवोकेट त्रिवेदी सिर झुकाए बैठे थे क्योंकि उनके पास तर्कों का कोई जवाब नहीं था। जज साहब ने अपना फैसला सुनाया। तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए और विशेष रूप से डॉक्टर अंबेडकर द्वारा पेश किए गए अकाट्य प्रमाणों के आधार पर यह अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि शंकर निर्दोष है। जमींदार रघुपति राव को झूठा केस करने और सबूतों से छेड़छाड़ करने के जुर्म में गिरफ्तार करने का आदेश दिया जाता है। जैसे ही जज ने हथौड़ा बजाया, कोर्ट के बाहर खड़ी भीड़ में खुशी की लहर दौड़ गई। बाबा साहब अंबेडकर की जय के नारे गूंजने लगे। शंकर कटघरे में ही फूट फूट कर रोने लगा। बाहर आकर शंकर और उसका परिवार बाबा साहब के चरणों में लौट गया। वे उनकी जूतियों की धूल अपने माथे पर लगाने लगे, लेकिन बाबा साहब ने उन्हें रोका। उन्होंने शंकर को अपने हाथों से उठाया और गले लगा लिया। उन्होंने कहा, शंकर, किसी के पैरों में मत गिरो। मैंने तुम्हें आज इसलिए नहीं बचाया कि तुम मेरे गुलाम बनो। मैंने तुम्हें इसलिए बचाया ताकि तुम सिर उठाकर जी सको। अपनी गुलामी की जंजीरों को तोड़ो, अपने बच्चों को पढ़ाओ। अगर तुम पढ़ोगे नहीं तो ऐसे ही कोई भी तुम्हें दबा देगा। शिक्षा ही वह शेरनी का दूध है जो पिएगा वह दहाड़ेगा। प्रेरणा की मशाल। उस दिन बंबई हाई कोर्ट के बाहर जो हुआ वह इतिहास बन गया। सवर्ण वकीलों का घमंड टूट चुका था। उन्होंने मान लिया था कि डॉक्टर अंबेडकर केवल दलितों के नेता नहीं हैं, बल्कि कानून के एक ऐसे विद्वान हैं जिनका मुकाबला करना असंभव है। इस जीत ने हजारों लाखों दबे कुचले लोगों में एक नई उम्मीद जगा दी। लोगों को विश्वास हो गया कि अगर हमारे पास शिक्षा है और हमारे साथ बाबा साहब जैसा निडर नेता है तो हम किसी भी अन्याय को हरा सकते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने उस रात अपनी डायरी में लिखा, आज एक केस जीता, लेकिन असली लड़ाई अभी बाकी है। जब तक मेरे समाज का हर व्यक्ति अपनी गरिमा के साथ जीना नहीं सीख लेता, मेरा संघर्ष जारी रहेगा। अब जानिए यह कहानी हमें क्या संदेश देती है। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि शिक्षा का महत्व। बाबा साहब अगर इतने पढ़े लिखे नहीं होते तो क्या वे उस फर्जी दस्तावेज को पकड़ पाते? नहीं, शिक्षा ही वह चाबी है जो बंद किस्मत के ताले खोलती है। जब पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो, तब भी अगर आप सत्य के साथ हैं तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। सेवा भाव। वकालत या कोई भी पेशा केवल पैसा कमाने के लिए नहीं, बल्कि समाज की मदद करने के लिए होना चाहिए। संघर्ष। परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, हार नहीं माननी चाहिए। आज भी जब कोई गरीब अदालत की चौखट पर जाता है तो उसे उम्मीद होती है कि संविधान उसकी रक्षा करेगा। वही संविधान जिसे बनाने वाले डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर थे। हमें उनके जीवन से प्रेरणा लेकर अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए और समाज के कमजोर वर्गों की मदद करनी चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि जीवन लंबा होने के बजाय महान होना चाहिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको हमारे द्वारा बनाया गया यह वीडियो पसंद आया हो और आप चाहते हैं कि हम बाबा साहब के इस मिशन को आगे बढ़ाएं, इसके लिए आप हमें आर्थिक मदद कर सकते हैं। दिए गए QR कोड पर स्कैन करके आप हमें आर्थिक मदद कर सकते हैं, जिसकी हमें इस समय बहुत ही आवश्यकता है। बाबा साहब पर बनाया गया हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। इस चैनल पर मैं सिर्फ बाबा साहब के जीवन से जुड़ी छोटी बड़ी सभी जानकारी लेकर आता रहता हूं। यदि आप बाबा साहब को पसंद करते हो और इनके बारे में और अधिक जानना चाहते हो तो हमारे अंबेडकर साहब जी YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। उम्मीद करता हूं आपके विचार भी बाबा साहब की तरह अच्छे होंगे। मार्च 1931। भारत के इतिहास का वह पन्ना जो आंसुओं और इनकलाब की स्याही से लिखा गया था। पूरा देश एक खबर का इंतजार कर रहा था। लाहौर सेंट्रल जेल में बंद 3 युवाओं की किस्मत का फैसला। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। पूरे देश की निगाहें तत्कालीन नेताओं पर टिकी थीं। इसी दौर में बंबई के एक छोटे से दफ्तर में एक और युवा बैरिस्टर और विचारक रात रात भर जागकर अपनी कलम घिस रहा था। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। एक तरफ भगत सिंह थे जो देश की जवानी का प्रतीक बन चुके थे और दूसरी तरफ डॉक्टर अंबेडकर
जो भारत के करोड़ों शोषितों और अछूतों की आवाज थे। आज की पीढ़ी अक्सर यह सवाल पूछती है कि जब पूरा देश भगत सिंह को बचाने की गुहार लगा रहा था, तब भारत के सबसे बड़े कानूनविद डॉक्टर अंबेडकर ने क्या किया? क्या उन्होंने भगत सिंह को बचाने का प्रयास किया? और अगर किया तो वे सफल क्यों नहीं हो पाए? उनके सामने ऐसी क्या मजबूरियां थीं? आइए इस कहानी के माध्यम से इतिहास के उन पन्नों को पलटते हैं जिन पर शायद कम ही रोशनी डाली गई है। भगत सिंह केवल एक पिस्तौल और बम वाले क्रांतिकारी नहीं थे, वे एक प्रखर विचारक थे। डॉक्टर अंबेडकर इस बात को बहुत अच्छी तरह जानते थे। 1928 में भगत सिंह ने कीर्ति पत्रिका में अछूत समस्या नामक एक लेख लिखा था। उस लेख में भगत सिंह ने स्पष्ट कहा था कि जब तक भारत में छुआछूत और जातिवाद खत्म नहीं होता, तब तक सच्ची आजादी का कोई अर्थ नहीं है। उन्होंने दलितों से अपील की थी कि वे खुद को संगठित करें और अपने अधिकारों के लिए लड़ें। डॉक्टर अंबेडकर ने भी भगत सिंह के इन विचारों को पढ़ा और महसूस किया था। अंबेडकर जानते थे कि लाहौर जेल की काल कोठरी में बैठा यह 23 साल का नौजवान भारत के उन गिने चुने नेताओं में से है जो केवल अंग्रेजों से सत्ता हस्तांतरण नहीं चाहता, बल्कि समाज का पूर्ण परिवर्तन चाहता है। दोनों का सपना एक वर्गहीन और जातिविहीन समाज की स्थापना करना था। जब ब्रिटिश सरकार ने भगत सिंह और उनके साथियों को फांसी की सजा सुनाई, तो डॉक्टर अंबेडकर चुप नहीं बैठे। वे जानते थे कि कानूनी रूप से यह फैसला पूरी तरह से अन्यायपूर्ण था। ब्रिटिश सरकार ने सामान्य अदालत को दरकिनार करते हुए एक विशेष ट्रिब्यूनल का गठन किया था, जिसने भगत सिंह को अपनी सफाई पेश करने का मौका तक नहीं दिया। भगत सिंह की फांसी के बाद और उससे पहले के घटनाक्रमों को देखते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने अपने अखबार जनता में एक अत्यंत कड़ा संपादकीय लिखा। इस लेख का शीर्षक था महान प्रणाली के 3 भेंट। डॉक्टर अंबेडकर ने इस लेख में ब्रिटिश सरकार की बखिया उधेड़ कर रख दी। उन्होंने लिखा, भगत सिंह और उनके साथियों को दी गई फांसी न्याय नहीं, बल्कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद का राजनीतिक खून है। यह जनमत का गला घोंटने की कोशिश है। ब्रिटिश सरकार ने यह फांसी केवल इंग्लैंड के रूढ़िवादी नेताओं को खुश करने के लिए दी है। अगर सरकार सचमुच न्यायप्रिय होती तो वह देश की भावनाओं का सम्मान करते हुए इस सजा को उम्र कैद में बदल सकती थी। अंबेडकर ने तर्क दिया कि यह एक पॉलिटिकल मर्डर है। उन्होंने गांधी इरविन समझौते की भी दबी जुबान में आलोचना की और स्पष्ट किया कि एक विदेशी सरकार अपने अहंकार में अंधी हो चुकी है। अंबेडकर ने वह किया जो एक सच्चा बौद्धिक और पत्रकार कर सकता था। उन्होंने ब्रिटिश न्याय प्रणाली को विश्व पटल पर नंगा कर दिया। अब सवाल यह उठता है कि अगर डॉक्टर अंबेडकर इतना कड़ा विरोध कर रहे थे, तो वे भगत सिंह को फांसी के फंदे से खींचकर वापस क्यों नहीं ला सके? आखिर एक इतने बड़े कानूनविद के हाथ क्यों बंधे थे? आइए इतिहास की उन मजबूत जंजीरों और डॉक्टर अंबेडकर की मजबूरियों को समझते हैं। नंबर 1, सत्ता और कार्यपालिका में कोई पद न होना। आज हम डॉक्टर अंबेडकर को भारत के संविधान निर्माता के रूप में देखते हैं, लेकिन 1931 में परिस्थितियां अलग थीं। उस समय डॉक्टर अंबेडकर न तो वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सदस्य थे और न ही ब्रिटिश न्यायपालिका में कोई ऐसा पद रखते थे जिससे वे किसी की सजा माफ कर सकें। फांसी की सजा माफ करने का अधिकार केवल ब्रिटिश वायसराय, लॉर्ड इरविन और ब्रिटेन के सम्राट के पास था। डॉक्टर अंबेडकर केवल एक नागरिक, वकील और दलित नेता की हैसियत से ही आवाज उठा सकते थे, जो उन्होंने पूरी ताकत से उठाई। नंबर 2, मुख्यधारा की राजनीति और कांग्रेस का वर्चस्व। उस समय ब्रिटिश सरकार के साथ राजनीतिक सौदेबाजी करने की ताकत केवल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और महात्मा गांधी के पास थी। 1931 में गांधी इरविन पैक्ट हो रहा था। ब्रिटिश सरकार केवल गांधी जी की बात सुन रही थी, क्योंकि उनके पीछे एक बड़ा जन आंदोलन था। डॉक्टर अंबेडकर इस सौदेबाजी का हिस्सा नहीं थे। अगर कोई व्यक्ति वायसराय पर राजनीतिक दबाव डालकर फांसी रुकवा सकता था, तो वे महात्मा गांधी थे, डॉक्टर अंबेडकर नहीं। अंबेडकर का राजनीतिक दायरा उस समय मुख्य रूप से शोषित समाज के उत्थान तक सीमित था। नंबर 3,
ब्रिटिश सरकार का अड़ियल रवैया और भगत सिंह का खतरा। अंग्रेजों की नजर में डॉक्टर अंबेडकर एक ऐसे नेता थे जो कानून के दायरे में रहकर अपने समाज के लिए लड़ रहे थे, जबकि भगत सिंह उनके लिए एक खतरनाक बागी थे। ब्रिटिश साम्राज्य भगत सिंह के विचारों से खौफ खाता था। अंग्रेज किसी भी कीमत पर भगत सिंह को जिंदा नहीं छोड़ना चाहते थे। ऐसे में डॉक्टर अंबेडकर द्वारा दी गई कोई भी कानूनी दलील या अपील ब्रिटिश हुकूमत के बहरे कानों तक पहुंचने वाली नहीं थी, क्योंकि फैसला अदालत का नहीं बल्कि साम्राज्यवादी अहंकार का था। नंबर 4, 2 मोर्चों पर एक साथ लड़ाई। डॉक्टर अंबेडकर एक ही समय में 2 अमानवीय ताकतों से लड़ रहे थे। एक तरफ ब्रिटिश साम्राज्यवाद था तो दूसरी तरफ भारतीय समाज में हजारों सालों से फैला जातिवाद। 1930 से 31 का समय गोलमेज सम्मेलनों का था। डॉक्टर अंबेडकर वहां दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग कर रहे थे। उनका पूरा जीवन, उनका पूरा संघर्ष उन करोड़ों लोगों को बचाने में लगा था जो हर दिन भारत के गांवों में सामाजिक फांसी चढ़ रहे थे। डॉक्टर अंबेडकर की सबसे बड़ी मजबूरी यह थी कि उनके पास न्याय की समझ तो थी, लेकिन उस न्याय को लागू करवाने की राजनीतिक सत्ता नहीं थी। वे अंदर ही अंदर घुट रहे थे कि कैसे एक प्रतिभाशाली युवा जो भारत के भविष्य का एक बेहतरीन खाका खींच सकता था, उसे व्यवस्था की बलि चढ़ाया जा रहा है। जेल की घंटी बजती है। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु मुस्कुराते हुए इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हुए फांसी के फंदे की तरफ बढ़ रहे हैं। तारीख तय थी 24 मार्च, लेकिन अंग्रेजों के मन में इतना डर था कि उन्होंने नियम तोड़कर 23 मार्च 1931 की शाम 7:33 पर ही तीनों क्रांतिकारियों को फांसी दे दी। इनकलाब जिंदाबाद के नारे सदा के लिए भारत की हवाओं में घुल गए। जब यह खबर डॉक्टर अंबेडकर तक पहुंची तो उनके मन में गहरा क्षोभ उत्पन्न हुआ। उन्होंने अपने लेख में साफ लिखा कि इस घटना ने भारत और ब्रिटेन के बीच एक ऐसी खाई खोद दी है जिसे कभी पाटा नहीं जा सकेगा। अंबेडकर ने भगत सिंह की शहादत को व्यर्थ नहीं जाने दिया। उन्होंने उनके विचारों की मशाल को अपने तरीके से संविधान और सामाजिक न्याय के रूप में आगे बढ़ाया। दोनों का रास्ता अलग था। एक का रास्ता इनकलाब और बलिदान का था तो दूसरे का रास्ता कानून, शिक्षा और संविधान का, लेकिन मंजिल एक ही थी, एक स्वतंत्र, समता मूलक और शोषण मुक्त भारत। आज जब हम भगत सिंह को याद करते हैं तो डॉक्टर अंबेडकर की उस पीड़ा को समझना आसान हो जाता है कि क्यों वे इस युवा के जाने से आहत थे। भगत सिंह ने अपने 23 साल के छोटे से जीवन में वह कर दिखाया जो कई पीढ़ियां मिलकर नहीं कर पाती। आइए उनके प्रमुख कार्यों और योगदानों को विस्तार से जानते हैं। नंबर 1, नौजवान। भारत सभा की स्थापना 1926। भगत सिंह ने महसूस किया कि केवल कुछ नेताओं के भाषणों से आजादी नहीं मिलेगी, युवाओं को वैचारिक रूप से तैयार करना होगा। इसलिए उन्होंने मार्च 1926 में नौजवान भारत सभा की स्थापना की। इसका मुख्य उद्देश्य युवाओं में देशभक्ति की भावना जगाना, सांप्रदायिकता का विरोध करना और एक धर्मनिरपेक्ष समाज की स्थापना करना था। नंबर 2, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। 1928 में भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और अन्य क्रांतिकारियों ने मिलकर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया। इसमें सोशलिस्ट, समाजवादी शब्द भगत सिंह के कहने पर जोड़ा गया था। उनका स्पष्ट मानना था कि सिर्फ गोरे अंग्रेजों को भगाकर काले अंग्रेजों, भारतीय पूंजीपतियों को सत्ता सौंपना आजादी नहीं है। वे चाहते थे कि देश के संसाधनों पर किसानों, मजदूरों और आम जनता का अधिकार हो। नंबर 3, सैंडर्स वध 1928। जब साइमन कमीशन के विरोध के दौरान लाला लाजपत राय पर क्रूर लाठीचार्ज हुआ और उनकी मृत्यु हो गई तो पूरे देश में निराशा छा गई। इस राष्ट्रीय अपमान का बदला लेने के लिए भगत सिंह, शिवराम राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद ने 17 दिसंबर 1928 को लाहौर में पुलिस अधिकारी जॉन पी सैंडर्स को गोली मार दी। इस घटना ने पूरे भारत के युवाओं में एक नया जोश भर दिया और अंग्रेजों के मन में खौफ पैदा कर दिया। नंबर 4, सेंट्रल असेंबली में बम फेंकना
8 अप्रैल 1929। यह भगत सिंह के जीवन की सबसे रणनीतिक और क्रांतिकारी घटना थी। ब्रिटिश सरकार पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल ला रही थी, जो भारतीयों के मौलिक अधिकारों और मजदूरों की हड़ताल करने की आजादी को छीनने वाले थे। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में खाली जगह पर 2 बम फेंके। उनका उद्देश्य किसी को मारना नहीं था। उन्होंने पर्चे फेंके जिन पर लिखा था, बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। बम फेंकने के बाद वे भागे नहीं, बल्कि इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हुए अपनी गिरफ्तारी दी, ताकि वे अदालत को अपना राजनीतिक मंच बना सकें। नंबर 5, अदालत को मंच बनाना और जेल में ऐतिहासिक भूख हड़ताल। जेल में भारतीय और यूरोपीय कैदियों के साथ होने वाले भेदभाव के खिलाफ भगत सिंह और उनके साथियों ने ऐतिहासिक भूख हड़ताल की। यह हड़ताल 116 दिनों तक चली। इस दौरान जतींद्रनाथ दास शहीद हो गए। इस भूख हड़ताल ने पूरे भारत को झकझोर कर रख दिया और हर घर में भगत सिंह का नाम गूंजने लगा। उन्होंने अदालत का उपयोग अपनी विचारधारा को पूरे देश तक पहुंचाने के लिए किया। नंबर 6, एक महान लेखक और विचारक। भगत सिंह एक असाधारण पाठक और लेखक थे। जेल में रहते हुए उन्होंने कई डायरियां और लेख लिखे। उनका सबसे प्रसिद्ध लेख मैं नास्तिक क्यों हूं आज भी तार्किक सोच की सबसे बेहतरीन मिसाल माना जाता है। उन्होंने धर्म के नाम पर फैले अंधविश्वास, सांप्रदायिक दंगों और जातिवाद पर गहरी चोट की। भगत सिंह केवल एक शरीर नहीं, एक विचार थे। डॉक्टर अंबेडकर ने उस समय कहा था कि व्यवस्था ने एक व्यक्ति की जान ली है, लेकिन उसके विचारों को कभी नहीं मार सकती। एक ने हंसते हंसते फांसी का फंदा चूम लिया और दूसरे ने जीवन भर शोषितों के लिए कलम घिसकर भारत को एक ऐसा संविधान दिया जो आज भी लोकतंत्र को जिंदा रखे हुए है। जब जब देश में अधिकारों की बात होगी, अन्याय के खिलाफ आवाज उठेगी, तो भगत सिंह का इनकलाब और डॉक्टर अंबेडकर का संविधान दोनों कंधे से कंधा मिलाकर खड़े नजर आएंगे। इनकलाब जिंदाबाद का नारा गूंजता है और उसके बाद भारत के संविधान की एक झलक दिखाई देती है। जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको हमारे द्वारा बनाया गया यह वीडियो पसंद आया हो और आप चाहते हैं कि हम बाबा साहब के इस मिशन को आगे बढ़ाएं, इसके लिए आप हमें आर्थिक मदद कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए गए QR कोड पर स्कैन करके आप हमें आर्थिक मदद कर सकते हैं, जिसकी हमें इस समय बहुत ही आवश्यकता है। बाबा साहब और शहीद भगत सिंह पर बनाया गया हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। इस चैनल पर मैं सिर्फ बाबा साहब के जीवन से जुड़ी छोटी बड़ी सभी जानकारी लेकर आता रहता हूं। यदि आप बाबा साहब को पसंद करते हो और इनके बारे में और अधिक जानना चाहते हो, तो हमारे अंबेडकर साहब जी YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। उम्मीद करता हूं आपके विचार भी बाबा साहब की तरह अच्छे होंगे। अगर कोई बच्चा प्यासा हो और उसे पानी पीने से रोक दिया जाए सिर्फ इसलिए क्योंकि वो नीची जाति में पैदा हुआ है, तो क्या उस देश को सच में आजाद कहा जा सकता है? 1890 के भारत में एक बच्चा था जो स्कूल में सबसे होशियार था, लेकिन क्लासरूम के अंदर सबसे अकेला। ना कोई उसके पास बैठता, ना कोई उसे छूता, और अगर गलती से उसका साया भी पानी के घड़े पर पड़ जाए तो वो पानी फेंक दिया जाता था। अगर आज भारत का संविधान हम सबको बराबरी का अधिकार देता है, तो ये समझ लेना कि ये अधिकार किसी ने भीख में नहीं दिए। ये अधिकार खून, आंसू और अपमान की लंबी कहानी के बाद लिखे गए। और इस कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे बच्चे से जिसे पैदा होते ही ये बता दिया गया कि वो नीचा है, लेकिन इतिहास ने उसे एक दिन भारत की आत्मा बना दिया। उस बच्चे का नाम था भीमराव रामजी अंबेडकर। 19वीं सदी का भारत सिर्फ अंग्रेजों की गुलामी में नहीं था, वो एक और जंजीर में भी जकड़ा हुआ था, जाति व्यवस्था। यहां इंसान की कीमत उसके कर्म से नहीं, उसकी जाति से तय होती थी। कुछ लोग मंदिर में प्रवेश कर सकते थे, कुछ नहीं। कुछ लोग कुएं से पानी पी सकते थे, कुछ नहीं। और कुछ लोग ऐसे थे जिन्हें छू लेना भी पाप माना जाता था। उन्हीं लोगों को कहा जाता था अछूत। 14 अप्रैल 1891 मध्य प्रदेश के महू नाम के एक छोटे से सैन्य छावनी क्षेत्र में एक बच्चा पैदा हुआ।
मां भीमाबाई, पिता रामजी मालोजी सकपाल। पिता ब्रिटिश सेना में सूबेदार थे, पढ़े लिखे, अनुशासित और सुधारवादी सोच वाले। लेकिन इन सब के बावजूद समाज के लिए वो एक ही पहचान रखते थे, महार जाति। और यही पहचान उनके बेटे भीमराव के लिए एक अभिशाप बन गई। भीमराव जब बहुत छोटे थे तो उन्हें समझ नहीं आता था कि लोग उनसे दूरी क्यों बनाते हैं। वो सोचते थे, मैं भी तो इंसान हूं। लेकिन समाज उन्हें बार बार ये एहसास दिलाता था कि नहीं, तुम अलग हो। स्कूल भेजा गया, लेकिन स्कूल ज्ञान का मंदिर नहीं था, वो अपमान का मैदान था। भीमराव कक्षा के अंदर जमीन पर बैठते थे, बेंच पर बैठने की इजाजत नहीं थी। अगर कोई शिक्षक कक्षा में न हो तो उन्हें किताब छूने की मनाही थी, क्योंकि किताब ऊंची जाति की चीज थी। प्यास लगती थी, लेकिन पानी खुद से नहीं पी सकते थे। अगर कोई ऊंची जाति का बच्चा या शिक्षक मौजूद हो तभी ऊंचाई से उनके मुंह में पानी डाला जाता, और अगर कोई ना हो तो भीमराव प्यासे ही रहते। एक बच्चा जो पढ़ना चाहता था, जिसका दिमाग तेज था, लेकिन शरीर पानी के बिना कमजोर पड़ जाता था। यही वो पल थे जहां एक साधारण बच्चा धीरे धीरे सवाल पूछना सीख रहा था। एक बार भीमराव अपने भाई बहनों के साथ गांव गए। रेलवे स्टेशन पहुंचे, टिकट था, पैसे थे, लेकिन गाड़ी में बैठने की इजाजत नहीं थी। क्यों? क्योंकि वो अछूत थे। अंत में मजबूरी में एक बैलगाड़ी में बैठकर घंटों सफर करना पड़ा। गांव पहुंचे, लेकिन वहां भी कोई उन्हें पानी देने को तैयार नहीं। डर था, छू लेंगे तो अपवित्र हो जाएंगे। उस रात भीमराव आसमान को देखते रहे। शायद पहली बार उनके मन में एक बहुत बड़ा सवाल उठा कि अगर भगवान सबका है तो इंसान इंसान का दुश्मन क्यों? जब भीमराव सिर्फ 6 साल के थे, उनकी मां भीमाबाई का निधन हो गया। वो वही मां थी जो हर अपमान के बाद उन्हें सीने से लगाकर कहती थी, पढ़ो भीमा, ज्ञान ही तुम्हें आजाद करेगा। मां के जाने के बाद घर और ज्यादा खामोश हो गया, लेकिन उनकी बात भीमराव के भीतर गूंजती रही। इन सब के बावजूद भीमराव पढ़ाई में असाधारण थे। उनकी याददाश्त तेज थी, समझ गहरी थी। पिता उनकी पढ़ाई को लेकर बहुत गंभीर थे। रामजी मालोजी सकपाल जानते थे, ये लड़ाई तलवार से नहीं, कलम से लड़ी जाएगी। भीमराव धीरे धीरे समझने लगे कि समस्या सिर्फ अंग्रेज नहीं है, समस्या ये समाज भी है जो अपने ही लोगों को इंसान नहीं मानता। ये वही दौर था जब भीमराव के भीतर एक बीज बो दिया जा चुका था, बगावत का बीज, सवालों का बीज, न्याय की भूख। वो अब सिर्फ अपने लिए नहीं पढ़ रहे थे, वो उन लाखों लोगों के लिए पढ़ रहे थे जिनकी आवाज कभी सुनी नहीं गई। ये अभी एक बच्चे की कहानी है, लेकिन ये बच्चा आगे चलकर कानून लिखेगा, संविधान लिखेगा और भारत को ये बताएगा कि बराबरी क्या होती है। लेकिन उससे पहले उसे दुनिया की सबसे कठिन लड़ाई लड़नी होगी, ज्ञान के सहारे पूरे सिस्टम के खिलाफ। जिस बच्चे ने पानी मांगते हुए अपमान सहा था, अब वही बच्चा ज्ञान मांग रहा था। लेकिन भारत में ज्ञान भी सबको बराबर नहीं मिलता था। भीमराव समझ चुके थे, ये लड़ाई सिर्फ स्कूल की नहीं है, ये लड़ाई है इंसान कहलाने की। प्राइमरी स्कूल के बाद भीमराव हाई स्कूल पहुंचे। उस दौर में किसी दलित बच्चे का हाई स्कूल तक पहुंचना अपने आप में एक असाधारण बात थी। 1907 में भीमराव ने मैट्रिक की परीक्षा पास की। ये खबर सिर्फ उनके घर में नहीं, पूरे समुदाय में खुशी लेकर आई, क्योंकि ये सिर्फ एक बच्चे की सफलता नहीं थी, ये एक दीवार में पड़ी पहली दरार थी। उसी साल उनका नाम भीमराव सकपाल से बदलकर भीमराव अंबेडकर रखा गया। ये नाम उन्हें उनके एक शिक्षक महादेव अंबेडकर ने दिया था। एक शिक्षक जिसने जाति नहीं देखी, सिर्फ काबिलियत देखी। और यही भीमराव की जिंदगी का पहला सबक था। जब कोई एक इंसान बराबरी करता है तो इतिहास बदल सकता है। 1908 में भीमराव ने एल्फिंस्टन कॉलेज बॉम्बे में दाखिला लिया। कॉलेज जहां विचार आजाद होने चाहिए थे, लेकिन यहां भी जाति पीछा नहीं छोड़ती। क्लास में वो सबसे तेज थे, लेकिन सामाजिक तौर पर सबसे अलग। कई बार उनकी मौजूदगी लोगों को असहज कर देती थी। कुछ प्रोफेसर सम्मान करते थे, कुछ चुप रहते थे और कुछ खुले तौर पर नजरें फेर लेते थे। भीमराव ये सब देखते थे, महसूस करते थे और अपने भीतर नोट कर लेते थे, क्योंकि वो जानते थे
एक दिन इन्हीं अनुभवों को कानून की भाषा में बदलना है। 1912 पहली डिग्री पहला सवाल। 1912 में भीमराव ने बीए इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस पूरा किया। ये किसी दलित युवक के लिए ऐतिहासिक था, लेकिन डिग्री मिलते ही एक सच्चाई सामने आ गई। डिग्री नौकरी की गारंटी नहीं है जब समाज आपको स्वीकार न करे। भारत में उन्हें वही पुराना सवाल घेरने लगा, तुम पढ़े लिखे हो लेकिन तुम हो कौन? 1913 में बड़ौदा राज्य ने उन्हें स्कॉलरशिप दी। शर्त थी पढ़ाई पूरी कर राज्य की सेवा करनी होगी। यही स्कॉलरशिप उन्हें भारत से बाहर ले गई। पहली बार समुद्र पार, पहली बार एक ऐसी दुनिया की ओर जहां जाति पहचान नहीं थी, अमेरिका, जहां इंसान होना आसान था। 1913 में भीमराव पहुंचे कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क, और यहीं उनकी जिंदगी में एक बड़ा मोड़ आया। यहां कोई नहीं पूछता था तुम किस जाति के हो। यहां पानी सब पी सकते थे। यहां क्लास में सब बराबर बैठते थे। भीमराव बाद में लिखते हैं, अमेरिका में मैंने पहली बार बिना डरे सांस ली। उन्होंने अर्थशास्त्र, राजनीति, समाजशास्त्र गहराई से पढ़ा। 1915 में एमए और 1916 में अपना प्रसिद्ध शोध कास्ट्स इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, यानी भारत की जाति व्यवस्था का वैज्ञानिक विश्लेषण। ये पहली बार था जब किसी दलित ने जाति पर इतनी साफ और निडर बात लिखी। 1917 में भीमराव भारत लौटे। उन्हें लगा अब शायद सब बदलेगा, लेकिन भारत वही था। बड़ौदा राज्य में नौकरी मिली, लेकिन रहने के लिए घर नहीं। होटल उन्हें ठहरने नहीं देते। ऑफिस में फाइलें फेंकी जाती, पानी दूर से डाला जाता। एक दिन उन्होंने महसूस किया, शिक्षा ने मुझे सोचने की ताकत दी, लेकिन समाज ने जीने की इजाजत नहीं दी। और यहीं भीमराव के अंदर एक और फैसला जन्म लेता है, अगर इस देश को बदलना है तो सिर्फ अंग्रेजों से नहीं, समाज से भी टकराना होगा। 1918 में वो फिर से लंदन गए। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और ग्रेज इन में कानून की पढ़ाई। यहां उन्होंने कानून को हथियार की तरह समझा, क्योंकि वो जानते थे भावनाएं अन्याय दिखा सकती हैं, लेकिन कानून उसे रोक सकता है। अब वो सिर्फ छात्र नहीं थे। इस दौर तक भीमराव सिर्फ पीड़ित नहीं थे, वो सोचने वाले, लिखने वाले और सिस्टम को चुनौती देने वाले इंसान बन चुके थे। उनकी हर डिग्री एक जवाब थी, हर किताब एक सवाल, हर अनुभव एक सबूत, और अब वो उस रास्ते पर थे जहां से वापसी नहीं होती। जिस इंसान ने अपमान सहकर पढ़ाई की थी, अब वही इंसान अपमान के खिलाफ खड़ा होने वाला था। भीमराव अंबेडकर अब सिर्फ एक पढ़ा लिखा आदमी नहीं थे, अब वो एक चेतना बन रहे थे। 1919 ब्रिटिश सरकार भारत के भविष्य पर विचार कर रही थी। इसी दौरान साउथ बरो कमेटी के सामने भीमराव अंबेडकर को अपनी बात रखने का मौका मिला। ये इतिहास का पहला मौका था जब किसी दलित ने सीधे सत्ता से कहा, हमारी समस्या राजनीतिक नहीं, सामाजिक है। उन्होंने साफ कहा, अगर भारत में लोकतंत्र चाहिए तो दलितों को अलग प्रतिनिधित्व और सुरक्षा चाहिए। ये शब्द सरकार के लिए नए थे और समाज के लिए खतरनाक, क्योंकि पहली बार कोई जाति व्यवस्था को खुली चुनौती दे रहा था। भीमराव जानते थे सिर्फ भाषण से कुछ नहीं बदलेगा, इसलिए 1920 में उन्होंने एक अखबार शुरू किया, मूक नायक, मतलब जो बोल नहीं सकते उनकी आवाज। इस अखबार में उन्होंने वो लिखा जो कोई लिखने की हिम्मत नहीं करता था। मंदिरों में भेदभाव, स्कूलों में अपमान, कुओं पर रोक और इंसान को अछूत समझने की बर्बरता। हर लेख समाज के चेहरे पर थप्पड़ था। भीमराव ने एक बात बहुत साफ कही, कोई भी समाज तुम्हें इज्जत दान में नहीं देता, उसे लेना पड़ता है। यही सोच उन्हें आंदोलन की ओर ले गई। 1924 में उन्होंने बनाई बहिष्कृत हितकारिणी सभा। उद्देश्य साफ था, शिक्षा, संगठन, संघर्ष। भीमराव कहते थे, एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज। ये सिर्फ नारा नहीं था, ये रणनीति थी। अब बात आई पानी की। महाराष्ट्र में दलितों को सार्वजनिक कुओं और तालाबों से पानी लेने की इजाजत नहीं थी।
भीमराव अपने अनुयायियों के साथ चवदार तालाब पहुंचे। उन्होंने पानी पिया, बस। कोई नारा नहीं, कोई हिंसा नहीं, सिर्फ इंसान की तरह पानी पीना। लेकिन समाज कांप उठा। ऊंची जातियों ने तालाब को शुद्ध कराया, गोबर, गंगा जल सब डाला गया। संदेश साफ था, तुम इंसान नहीं हो। और इसी अपमान ने भीमराव को और कठोर बना दिया। 1927 में ही एक और ऐतिहासिक घटना हुई, मनुस्मृति दहन। मनुस्मृति, वो ग्रंथ जो जाति आधारित असमानता को धार्मिक वैधता देता था। भीमराव ने उसे सार्वजनिक रूप से जलाया। यह सिर्फ किताब जलाना नहीं था, ये 1000 साल पुरानी मानसिकता को चुनौती थी। इसके बाद उन्हें धर्म विरोधी कहा गया, लेकिन भीमराव साफ थे, जो धर्म इंसान को छोटा बनाए वो धर्म नहीं। 1930 में नासिक के कालाराम मंदिर में प्रवेश आंदोलन हुआ। मंदिर जहां भगवान थे, लेकिन भगवान तक पहुंच सभी के लिए नहीं थी। भीमराव ने कहा, अगर भगवान मुझे नहीं चाहते तो मुझे ऐसे भगवान नहीं चाहिए। यह बयान हिंदू समाज के लिए भूकंप था। 1930-32 लंदन में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस। यहां भीमराव अंबेडकर भारत के दलितों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। उन्होंने साफ कहा, हिंदू समाज कभी भी दलितों को बराबरी नहीं देगा। उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग की। यह बात महात्मा गांधी को स्वीकार्य नहीं थी। गांधी जी येरवदा जेल में अनशन पर बैठ गए। पूरा देश भावुक हो गया। भीमराव एक मुश्किल स्थिति में थे। अगर अनशन टूटता तो दलितों को दोषी ठहराया जाता। आखिरकार पूना पैक्ट हुआ। दलितों को आरक्षित सीटें मिली, लेकिन अलग निर्वाचन नहीं। बाद में भीमराव ने कहा, मैंने अपने लोगों के राजनीतिक अधिकार समाज के दबाव में छोड़े। ये उनके जीवन का सबसे बड़ा दर्द था। 1935 येरवदा। भीमराव ने वो वाक्य कहा जो आज भी गूंजता है, मैं हिंदू के रूप में पैदा हुआ, लेकिन हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं। ये सिर्फ धर्म बदलने की बात नहीं थी, ये इंसान बनने की घोषणा थी। एक आदमी जिसे बचपन में पानी छूने की इजाजत नहीं थी, एक आदमी जिसे स्कूल में क्लास के बाहर बैठाया गया, एक आदमी जिसे मंदिर में भगवान के सामने खड़े होने नहीं दिया गया। उसी आदमी के हाथ में अब एक देश का भविष्य था। भारत आजादी के करीब था, लेकिन एक सवाल अब भी जिंदा था, आजाद भारत कैसा होगा? क्या वही भारत जहां कुछ लोग ऊंचे होंगे और कुछ नीचे, या फिर एक ऐसा भारत जहां कानून सबसे ऊपर होगा? इसी सवाल के जवाब के लिए बनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और 29 अगस्त 1947 को एक फैसला लिया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन, उस आदमी को जिसे समाज ने कभी अपनाया नहीं। ये फैसला सबको पसंद नहीं आया। कहा गया, ये दलित है, ये हिंदू विरोधी है, ये भारत को नहीं समझता। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने कलम उठाई। डॉक्टर अंबेडकर जानते थे, भारत की समस्या सिर्फ सरकार नहीं, भारत की समस्या मानसिकता है। इसलिए संविधान को उन्होंने सिर्फ कानून की किताब नहीं बनाया, उन्होंने इसे बनाया सामाजिक क्रांति का औजार। डॉक्टर अंबेडकर दिन रात काम करते थे। कई बार रात 2 बजे तक ड्राफ्ट लिखते। कभी कभी खून की उल्टियां होती, डायबिटीज, नर्व पेन, कमजोरी, लेकिन काम नहीं रुका। उनके सचिव कहते थे, डॉक्टर साहब खुद को नहीं, देश को बचा रहे थे। संविधान में डॉक्टर अंबेडकर ने जो सबसे बड़ी चीज दी, आर्टिकल 14, इक्वालिटी बिफोर लॉ, मतलब प्रधानमंत्री और सड़क पर बैठा भिखारी कानून की नजर में बराबर। फिर आया आर्टिकल 15 और 17, जाति के आधार पर भेदभाव अपराध, अस्पृश्यता समाप्त। ये शब्द सदियों की जंजीरों को तोड़ रहे थे। लोग आज भी कहते हैं, डॉक्टर अंबेडकर ने आरक्षण दिया नहीं, उन्होंने न्याय लौटाया। उन्होंने कहा, जिसे दौड़ से पहले बांध दिया गया हो, उसे बराबरी की लाइन पर लाने के लिए सहारा देना पड़ता है। संविधान पूरा हुआ, 2 साल 11 महीने 18 दिन। इतना समय लगा संविधान लिखने में। 26 नवंबर 1949 संविधान स्वीकृत हुआ।
डॉक्टर अंबेडकर ने अंतिम भाषण में कहा, राजनीतिक बराबरी हमें मिल गई है, लेकिन सामाजिक और आर्थिक बराबरी नहीं आई तो ये लोकतंत्र खतरे में होगा। ये चेतावनी थी। 20 जनवरी 1950 भारत गणराज्य बना। अब राजा नहीं, संविधान सर्वोच्च था और उस संविधान का मुख्य शिल्पकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सत्ता में, लेकिन अकेले। डॉक्टर अंबेडकर बने भारत के पहले कानून मंत्री, लेकिन सत्ता में भी वो अकेले थे। जब हिंदू कोड बिल लाए, महिलाओं को संपत्ति का अधिकार, तलाक का अधिकार, तो संसद ने रोक दिया। आहत होकर 1951 में उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा, मैं पद के लिए नहीं, सिद्धांत के लिए जीता हूं। 14 अक्टूबर 1956 नागपुर। डॉक्टर अंबेडकर ने बौद्ध धर्म अपनाया, लाखों अनुयायियों के साथ। ये पल भागना नहीं था, ये सम्मान चुनना था। 6 दिसंबर डॉक्टर अंबेडकर इस दुनिया से चले गए। जिस इंसान को जीते जी इज्जत नहीं मिली, आज उसी की तस्वीर संविधान के साथ लगती है। जब तुम संविधान का अधिकार इस्तेमाल करते हो, क्या तुम जानते हो वो किसकी नींद से लिखा गया था? जब तुम बराबरी की बात करते हो, क्या तुम जानते हो किसने अपमान सहकर ये शब्द लिखे? डॉक्टर अंबेडकर इतिहास नहीं है, वो हमारी जिम्मेदारी है। दोस्तों, बाबा साहिब की ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और बाबा साहिब को मानते हो तो जय भीम जरूर लिखना। और दोस्तों, इस वीडियो के नीचे हाइप का ऑप्शन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके हाइप जरूर से कर देना, जिससे ये होगा कि YouTube बाबा साहिब के इस वीडियो को ज्यादातर लोगों को भेजेगा। और आप भी वीडियो को शेयर करना ताकि बाबा साहिब को लोग भूल ना पाएं। और अगर आप हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाओ, ताकि हम आप लोगों के लिए इसी तरह का वीडियो लेकर आते रहें। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही किसी शानदार वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एक ऐसी लड़की जो महज 21 साल की उम्र में राजनीतिक मंच पर चढ़ी और उस दौर के सबसे बड़े राजनीतिक हीरो की धज्जियां उड़ाकर वापस लौटी। एक ऐसी लड़की जिसका सपना था IAS की परीक्षा देकर एक सरकारी अफसर बनने का, लेकिन तकदीर ने उसे बना दिया देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री। एक ऐसी लड़की जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में सबसे घिनौने गेस्ट हाउस कांड की शिकार बनी, लेकिन खुद टूटकर बिखरने के बजाय उसने यूपी सरकार ही गिरा दी। ये कहानी है मायावती की, जिन्हें श्रीमती इंदिरा गांधी के बाद भारतीय राजनीति की दूसरी सबसे ताकतवर महिला राजनेता माना जाता है। साल था 1995। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव की सरकार गिरने की कगार पर पहुंच चुकी थी और दलित राजनीति की उभरती हुई आवाज मायावती उनके लिए बड़ी चुनौती बन चुकी थी। 2 जून को लखनऊ के गेस्ट हाउस में मायावती पर समाजवादी पार्टी के गुंडों ने हमला कर दिया। किसी तरह मायावती ने खुद को एक कमरे में बंद कर दिया, लेकिन दरवाजा पीट रहे सपा के कार्यकर्ता उन पर भद्दी गालियां और धमकियों की बौछार कर रहे थे। हालात इतने खराब हो गए कि मायावती की जान खतरे में पड़ गई, लेकिन लखनऊ पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी OP सिंह कोने में खड़े होकर सिगरेट का कश लगा रहे थे। मगर फिर कुछ ऐसा हुआ कि रातों रात यूपी सरकार ही गिर गई। तो क्या था गेस्ट हाउस कांड? क्यों इस घटना के बाद मायावती ने हमेशा के लिए साड़ी पहनना छोड़ दिया? उस रात उनके साथ क्या हुआ था और कैसे गरीब दलित लड़की बनी उत्तर प्रदेश की राजनीति की सबसे ताकतवर महिला? जानेंगे इस रोंगटे खड़ी कर देने वाली कहानी, जो अनसुनी अनकही कहानी है। मायावती की राजनीति में एंट्री। साल था 1977। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में एक बड़ी कॉन्फ्रेंस चल रही थी। 3 दिन तक चलने वाली इस मीटिंग का एजेंडा था जाति का दंश समाज से कैसे खत्म किया जाए। देश में जनता पार्टी की सरकार थी और मंच पर मौजूद थे उस दौर के सबसे बड़े समाजवादी नेता राज नारायण। ऐसे उभरते हुए नेता जिन्होंने रायबरेली में जाकर खुद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को हराकर इतिहास रच दिया था। उनका नाम हर अखबार, चाय की दुकान पर गूंजता था। भीड़ तालियां बजा रही थी और राज नारायण जोश में कह रहे थे, हमें हरिजनों का उत्थान करना है, उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाना है। लेकिन इसी भीड़ में पीछे की एक कुर्सी पर बैठी थी 21 साल की लड़की
मायावती, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से लॉ की पढ़ाई कर रही थी, और उसने जब राजनारायण के मुख से दलितों के लिए हरिजन शब्द सुना तो वो गुस्से से आग बबूला हो गई। मौका मिलते ही उसने मंच पर आकर राजनारायण, जनता पार्टी और कांग्रेस सबकी धज्जियां उड़ा दी। उसने कहा, ये नेता अपने आप को बहुत बड़ा खुद मुख्तार समझते हैं, लेकिन इन्हें यह तक नहीं पता कि दलितों के लिए हरिजन शब्द का इस्तेमाल करना भी एक किस्म का अपराध है। वो आगे बोली, गांधी ने हमारी बेइज्जती करने के लिए शब्द बनाया हरिजन, लेकिन हमारे भगवान बाबा साहेब अंबेडकर हैं, उन्होंने कभी हरिजन शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। संविधान बनाया तो लिखा अनुसूचित जाति, तो फिर गांधी के चमचे सब सवर्ण हमें बार बार हरिजन क्यों बोलते हैं? ये सुन पूरा हॉल सन्न रह गया। 21 साल की लड़की ने मंच पर बैठे मंत्री को ललकार दिया था, जिसके बाद सभा में मौजूद सैकड़ों दलित कर्मचारी खड़े हो गए और हर तरफ नारे गूंजने लगे, राजनारायण मुर्दाबाद। अगले ही दिन मायावती के इस बेबाक भाषण की खबर पहुंची काशी राम तक, तो उन दिनों पूरे प्रदेश में घूम घूम कर वो दलित समाज के सरकारी कर्मचारियों को एकजुट कर रहे थे और अपने नए संगठन बाम सेफ बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉइज फेडरेशन को जोड़ रहे थे। और वो तुरंत मायावती से मिलने दिल्ली के इंद्रपुरी में उनके घर पहुंच गए। उन्होंने दरवाजा खटखटाया और सामने प्रभुदास की बेटी मायावती किताब पढ़ते हुए आईएएस की तैयारी कर रही थी। कांशी राम ने तुरंत मायावती से पूछा, तुम आईएएस क्यों बनना चाहती हो? मायावती बोली, दलित समाज की सेवा के लिए। कांशी राम ने समझाया, अधिकारी तो बहुत बन गए, लेकिन हालात कितने बदले। नेता बनो, सत्ता में आओ, अधिकारियों को भी सत्ताधारी नेताओं की ही सुननी होगी। उस दिन तो मायावती ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन कई दिन सोचने के बाद उन्होंने सत्ता के गलियारों में उतरने का फैसला कर अपना घर छोड़ दिया। साल 1984 में मायावती ने कांशी राम की बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा की यूपी में कैराना सीट से चुनाव लड़ा। पहले ही चुनाव में बिना संसाधनों वाली बीएसपी को कैराना में 44,000 वोट मिले। फिर 1985 में कांशी राम ने मायावती को बिजनौर लोकसभा उपचुनाव में लड़वाया, वो फिर हार गईं। 1987 में हरिद्वार से बाई इलेक्शन लड़वाया, वहां भी वो हार गईं, मगर 1 लाख से भी ज्यादा वोट पाए। मगर फिर आया 1989, जब बिजनौर से मायावती ने पहली बार लोकसभा का चुनाव जीता। एक गरीब दलित लड़की जिसने 12 साल पहले मंच पर बैठे मंत्री को ललकारा था, अब खुद संसद की कुर्सी पर बैठी थी। बाबरी मस्जिद विध्वंस, सपा और बसपा का गठबंधन और राजनीतिक भूचाल। 2 जून 1995 मायावती के साथ लखनऊ के गेस्ट हाउस में ऐसी घटना हुई जिसने उत्तर प्रदेश की सियासत को ऐसा दाग लगाया जिसे कभी धोया नहीं जा सकता। लेकिन यह कांड अचानक नहीं हुआ, बल्कि उसकी कहानी पहले से ही लिखी जानी शुरू हो गई थी। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति हिल चुकी थी। राज्य में हिंदुत्व की लहर पूरे जोश में थी और बीजेपी अपने चरम पर। लेकिन जब राजनीतिक एक तरफा चलने लगी तो उसमें कोई ना कोई दिशा जरूर आती। उसी दौर में समाजवादी नेता मुलायम सिंह यादव ने जनता दल से अलग होकर समाजवादी पार्टी बनाई और पिछड़ों को एक नई राजनीतिक पहचान दी। दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कांशी राम और उनकी शिष्या मायावती दलितों के वोट बैंक पर अपनी मजबूत पकड़ बना चुके थे। दोनों ही नेताओं के सामने बीजेपी का उभार एक बड़ी चुनौती बनकर खड़ा था और सत्ता तक पहुंचने का एक ही रास्ता दिख रहा था, एकजुटता। राजनीति में समझौते अक्सर विचारधाराओं से नहीं, मजबूरियों से होते हैं। मुलायम और कांशी राम के बीच भी कुछ ऐसा ही हुआ। दोनों ने मिलकर एक नया गठबंधन बनाया। उस वक्त भाजपा यूपी में जय श्री राम का नारा लगा रही थी, तो इस गठबंधन ने एक नारा दिया, मिले मुलायम, कांशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। यह नारा सीधे बीजेपी की नींव पर वार था और उसका असर चुनाव में साफ दिखा। 1993 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने 109 और बहुजन समाज पार्टी ने 67 सीटें जीती। दोनों ने मिलकर सरकार बनाई, मुख्यमंत्री बने मुलायम सिंह यादव और उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नए युग की शुरुआत हुई। शुरुआत में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन वक्त के साथ गठबंधन में दरार बढ़ती चली गई। उसकी सबसे बड़ी वजह यह मानी जाती थी कि उन दिनों प्रदेश में सियासी गलियारों में यही चर्चा बनी रहती थी कि मुलायम सिंह नाम के मुख्यमंत्री है, जबकि कांशी राम सुपर सीएम मुलायम सिंह
को ये बात खटकने लगी। वहीं दूसरी तरफ कांशी राम भी मुलायम सिंह यादव को ज्यादा भाव नहीं देते थे। वो उनसे मिलने नहीं जाते थे, बल्कि खुद मुख्यमंत्री मुलायम सिंह को अपने गेस्ट हाउस बुलाते थे, जहां उन्हें घंटों इंतजार करवाया जाता था। और अंत में वो बड़ी लापरवाही के साथ बनियान और लुंगी पहनकर नीचे उतरते थे। 23 मई 1995 का दिन इस रिश्ते का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। मुलायम सिंह लखनऊ पहुंचे और उन्होंने कांशी राम से मिलने की कोशिश की, लेकिन कांशी राम ने कह दिया कि अब मुलाकात पत्रकारों के सामने ही होगी। यह साफ संकेत था कि हालत अब काबू में नहीं रहे। उसी रात कांशी राम ने बीजेपी नेता लालजी टंडन को फोन किया और पूछा, क्या बीजेपी बहुजन समाज पार्टी को समर्थन देने के लिए तैयार है? लालजी टंडन ने हामी भरी और यहीं से शुरू हुई वो सियासी चाल जिसने यूपी की राजनीति का चेहरा बदल दिया। कांशी राम उस वक्त बीमार थे और अस्पताल में भर्ती थे। उनके पास मायावती मौजूद थीं। उन्होंने मायावती को पास बुलाया और सीधा सवाल किया, क्या तुम उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार हो? कुछ पलों की खामोशी के बाद मायावती ने सिर उठाया। उनकी आंखों में वही चमक थी जो सालों पहले कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में दिखी थी। कांशी राम ने उन्हें कागज थमाया जो था बीजेपी का समर्थन पत्र। यानी अब खेल पूरी तरह से बदल चुका था। 1 जून 1995 को मायावती अपने 11 मंत्रियों के साथ राज्यपाल मोतीलाल वोरा से मिलने पहुंची। उन्होंने 3 कागज राज्यपाल के सामने रखे। पहला, जिसमें कांशी राम ने उन्हें सभी निर्णयों का अधिकार दिया था। दूसरा, जिसमें समाजवादी पार्टी से समर्थन वापस लेने की घोषणा थी। और तीसरा, जिसमें 282 विधायकों की सूची थी जो मायावती का समर्थन कर रहे थे। राज्यपाल ने फैसला अगले दिन तक के लिए टाल दिया, लेकिन मुलायम सिंह के खेमे में तूफान उठ चुका था। लखनऊ की सड़कों पर तनाव बढ़ने लगा। समाजवादी कार्यकर्ताओं के बीच गुस्सा था और सत्ता छिनने का डर भी। अखबारों की सुर्खियां चीख रही थीं। मायावती ने मुलायम सरकार से समर्थन वापस लिया। बीजेपी के साथ नया गठबंधन। चारों तरफ बेचैनी थी और माहौल में बारूद सी गंध वापस मिल गई थी। फिर आया 2 जून 1995 का वो काला दिन जो उत्तर प्रदेश की राजनीति के सबसे काले अध्याय का गवाह बनने वाला था। गेस्ट हाउस कांड, जिसने यूपी की राजनीति का भविष्य बदल दिया। 2 जून को मायावती लखनऊ के एक स्टेट गेस्ट हाउस में बसपा विधायकों के साथ मीटिंग कर रही थी। सब जानते थे कि यहां सिर्फ एक बैठक नहीं बल्कि सत्ता की एक नई कहानी लिखने की शुरुआत थी। तभी खबर आई बसपा के 12 विधायक राज बहादुर के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। इस झटके से मायावती के खेमे में सन्नाटा छा गया, जबकि मुलायम सिंह यादव के चेहरे पर आत्मविश्वास लौट आया। उन्हें लगा अब सरकार बच जाएगी, लेकिन राजनीति में हर चाल के अपने नियम होते हैं। उस वक्त दल बदल कानून कहता था कि सरकार गिरने से बचाने के लिए कम से कम 1/3 विधायकों का समर्थन होना चाहिए। यानी मुलायम का यह दांव भी खाली चला गया। सत्ता उनके हाथ से फिसल रही थी और यही डर सबसे खतरनाक साबित हुआ। मुलायम सिंह गुस्से में थे। कहा जाता है कि सत्ता जाते देख उन्होंने अपने समर्थकों को खुला आदेश दिया, जो भी हो मायावती के विधायकों को तोड़ दो, चाहे डराकर, धमकाकर या उठा ले जाकर। यह आदेश आग की तरह फैला और कुछ ही देर में सैकड़ों सपा समर्थक और बाहुबली लखनऊ के स्टेट गेस्ट हाउस की ओर बढ़ने लगे। भीड़ के हाथों में डंडे थे, चेहरों पर गुस्सा और नारे गूंज रहे थे, बसपा गद्दार है। उधर गेस्ट हाउस के अंदर मायावती अपने विधायकों के साथ मीटिंग में थीं। किसी को अंदाजा नहीं था कि बाहर क्या होने वाला है। करीब 4 बजे दरवाजे पर अचानक जोर जोर से धमाके होने लगे। बाहर से गोलियां, जाति सूचक शब्दों और धमकियों की गूंज सुनाई देने लगी। दरवाजा खोलो वरना हम तोड़ देंगे। मायावती और उनके विधायक डर गए। उन्होंने कॉन्फ्रेंस रूम का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया, लेकिन भीड़ पागल हो चुकी थी। लकड़ी का वो दरवाजा ज्यादा देर तक नहीं टिक पाया। लात घूसे, धक्का मुक्की, चीखें और सियासत की गंदगी सब एक साथ फट पड़ी। गेस्ट हाउस अब किसी राजनीतिक दफ्तर की तरह नहीं बल्कि युद्ध के मैदान की तरह लग रहा था।
2 घंटे तक बवाल चलता रहा। बसपा विधायकों के बाद में बताया गया कि उन्हें जबरदस्ती खींचा गया, धमकाया गया, कुछ को गाड़ियों में डालकर सीधा मुख्यमंत्री आवास ले जाया गया, जहां उनसे कागज पर साइन करवाने की कोशिश की गई। कुछ विधायक डर के मारे भागे, कुछ बाथरूम में छिप गए और कुछ सीधे मायावती के कमरे में पहुंचे। मायावती ने खुद को कमरा नंबर 2 में बंद कर लिया। उनके साथ कुछ वफादार विधायक भी थे। दरवाजे के बाहर उन्मादी भीड़ थी जो लगातार दरवाजा पीट रही थी, चिल्ला रही थी और कह रही थी, बाहर निकलो, तुम्हें सबक सिखाएंगे। इस पूरी घटना के दौरान गेस्ट हाउस के बाहर पुलिस खड़ी थी, लेकिन मूक दर्शक बनी रही। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ओपी सिंह वहीं कोने में सिगरेट का कश लगा रहे थे, जैसे ये सब कोई फिल्म का सीन हो, क्योंकि उन्हें ऊपर से मुख्यमंत्री कार्यालय से आदेश था कार्यवाही मत करना। ऊपर से ओपी सिंह मायावती के खिलाफ थे। पिछले कई दिनों से 2 बार उन्होंने उनका तबादला करवाया था, लेकिन कुछ अधिकारियों ने हिम्मत दिखाई। हजरतगंज के थानेदार विजय भूषण और एसएचओ सुभाष सिंह बघेल किसी तरह भीड़ को रोकने की कोशिश कर रहे थे। जब भीड़ दरवाजे के बहुत करीब आ गई तो उन्होंने खुद दीवार के सामने खड़े होकर मायावती के कमरे में रक्षा करने के लिए ठान ली। और इन्हीं अफसरों के साथ वहां पहुंचे ब्रह्मदत्त द्विवेदी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, राम जन्मभूमि आंदोलन के प्रमुख चेहरों में से एक, अटल बिहारी वाजपेयी के करीबी और मायावती के ब्राह्मण भाई, जो मायावती पर हमले की खबर मिलते ही गेस्ट हाउस पहुंचे थे। उन्होंने किसी नेता की तरह नहीं बल्कि एक सिपाही की तरह लड़कर मायावती की जान बचाई। कहा जाता है कि उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर मायावती के कमरे की रक्षा की। उस शाम ढलते ही जिला अधिकारी राजीव खेर मौके पर पहुंचे। उन्होंने स्थिति संभाली, लाठीचार्ज का आदेश दिया और फिर पुलिस को गेस्ट हाउस के अंदर भेजा। सपा कार्यकर्ता भागने लगे, कई घायल हुए। इस दौरान राज्यपाल मोतीलाल वोरा ने अतिरिक्त पुलिस बल भेजा। धीरे धीरे माहौल शांत हुआ, लेकिन मायावती अब भी कमरे के अंदर बंद थी। बार बार आश्वासन देने के बाद देर रात करीब 10:30 बजे उन्होंने दरवाजा खोला। वो बाहर निकली, चेहरा सफेद, आंखों में रोष और शब्दों में सन्नाटा। लेकिन सत्ता का खेल यहीं खत्म नहीं हुआ। उसी रात 11 बजे मुलायम सिंह ने गुस्से में जिला अधिकारी राजीव खेरा का ट्रांसफर ऑर्डर जारी कर दिया। गेस्ट हाउस की बिजली और पानी पहले ही काट दिए गए थे। ये सब सुनकर जब कांशी राम को खबर लगी तो उन्होंने बस इतना कहा, ये मायावती की परीक्षा है, और मायावती उस परीक्षा में पास हुई है। अगले दिन 3 जून 1995 बहुजन समाज पार्टी ने बीजेपी जनता दल और कम्युनिस्ट पार्टी के समर्थन से सरकार बनाई। कुल 282 विधायकों के साथ मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बन गई। मुलायम सिंह सत्ता से बाहर हो चुके थे, लेकिन गेस्ट हाउस कांड की रात उनके जीवन की ऐसी सच्चाई बन गई जिसे वो कभी नहीं भुला सकी। कहा जाता है कि 2 जून के दिन उन्हें भी अपमानित करने की कोशिश की गई थी, इसलिए उस रात के बाद उन्होंने साड़ी पहनना ही छोड़ दिया। इस घटना के बाद मुख्यमंत्री मायावती जब भी किसी मंच पर उस घटना का जिक्र करती तो उनकी आवाज कांप जाती। उन्होंने अपनी आत्मकथा मेरा संघर्ष जीवन एक बहुजन समाज मूवमेंट का सफरनामा में लिखा है। मुलायम सिंह का आपराधिक चरित्र उस समय सामने आया जब उन्होंने स्टेट गेस्ट हाउस में मुझे मरवाने की कोशिश करवाई। उन्होंने अपने बाहुबल का इस्तेमाल करते हुए न सिर्फ हमारे विधायकों का अपहरण करने की कोशिश की, बल्कि मुझे मारने का भी प्रयास किया। वहीं इस घटना की जांच के लिए बनाई गई रमेश चंद्र कमेटी ने अपनी 89 पेज की रिपोर्ट में गेस्ट हाउस कांड के आधिकारिक षड्यंत्र के लिए मुलायम सिंह यादव को जिम्मेदार ठहराया। रिपोर्ट में कहा गया कि इसकी योजना पहले ही बना ली गई थी और इसके तहत ही कुछ अधिकारियों का लखनऊ से पहले ही तबादला कर दिया गया था। तो दोस्तों, यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के इस बहादुरी और गेस्ट हाउस कांड को लेकर आपकी राय क्या है? कमेंट में बताइए। अगर इस सच्ची घटना ने आपको भी सोचने पर मजबूर कर दिया है तो इस वीडियो को जितना हो सके लाइक और शेयर करके 1600 लाइक्स जरूर करवा दीजिए। और भारतीय राजनीति से जुड़े ऐसे ही किस्से कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। जय हिंद, जय भारत। यह साल 1928 की बात है। बंबई शहर में मानसून अपने पूरे चरम पर था। आसमान से जैसे पानी नहीं बल्कि प्रकृति का आक्रोश बरस रहा था। रात के करीब 2 बज चुके थे। शहर की हर सड़क सुनसान थी और लोग अपने घरों में दुबके हुए थे, लेकिन राजगृह बाबा साहेब का निवास की एक खिड़की से रोशनी अब भी छन कर बाहर आ रही थी। यह कमरा डॉक्टर भीमराव आंबेडकर की लाइब्रेरी था। इस कमरे में दुनिया भर की हजारों किताबें सलीके से सजी हुई थीं।
कमरे के बीचों बीच एक बड़ी सी मेज पर एक लैंप जल रहा था, जिसकी पीली रोशनी में बाबा साहेब एक मोटी सी किताब पढ़ने में तल्लीन थे। उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, लेकिन उनकी आंखों में सदियों से दबे कुचले समाज को न्याय दिलाने की आग साफ झलक रही थी। वे लगातार पढ़ रहे थे, क्योंकि वे जानते थे कि उनके समाज की मुक्ति का मार्ग इन किताबों के पन्नों से ही होकर गुजरेगा। तभी बाहर के मुख्य दरवाजे पर किसी ने बहुत ही कमजोर सी दस्तक दी। बारिश के शोर में वह आवाज लगभग दब सी गई थी, लेकिन बाबा साहेब के सतर्क कानों ने उसे सुन लिया। इतनी रात गए इस तूफान में कौन हो सकता है, यह सोचकर वे अपनी कुर्सी से उठे। उन्होंने अपनी शॉल कंधों पर डाली और खुद जाकर दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही सामने जो दृश्य था वह हृदय विदारक था। दरवाजे की चौखट पर एक 18 से 19 साल का युवक खड़ा था। वह पूरी तरह से बारिश में भीगा हुआ था। उसके कपड़े फटे हुए थे और उसके चेहरे तथा माथे से खून रिसकर बारिश के पानी के साथ बह रहा था। उसके सीने से एक पुरानी आधी फटी हुई किताब चिपकी थी, जिसे वह बारिश से बचाने की नाकाम कोशिश कर रहा था। बाबा साहेब ने तुरंत उसे अंदर खींचा और दरवाजा बंद कर दिया। कौन हो तुम और तुम्हारी यह हालत किसने की? बाबा साहेब ने उसे एक कुर्सी पर बिठाते हुए पूछा। लड़का डर से कांप रहा था। उसने भारी आवाज में कहा, मेरा नाम माधव है साहेब, मैं पास के ही एक गांव से आया हूं, मुझे बस पढ़ना था। बाबा साहेब ने तुरंत एक साफ तौलिया लाकर माधव को दिया और उसके घावों पर दवा लगाई। उन्होंने उसे गर्म चाय का एक प्याला दिया। जब माधव थोड़ा सामान्य हुआ तो उसने अपनी आपबीती सुनानी शुरू की। साहेब, मेरे गांव में हमारे समाज के लोगों को स्कूल की तरफ देखने की भी मनाही है। माधव ने अपनी फटी हुई किताब को सहलाते हुए कहा, मुझे अक्षरों से प्यार है। मैं छुप छुप कर सवर्णों के स्कूल की खिड़की के बाहर खड़े होकर मास्टर जी को सुना करता था। मैंने कूड़े में फेंकी गई इस पुरानी किताब को उठाया और खुद ही पढ़ना सीखने लगा। आज शाम गांव के जमींदार के बेटे ने मुझे यह किताब पढ़ते हुए देख लिया। माधव का गला रुंध गया। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। उन्होंने मुझे बहुत मारा, मेरी किताब फाड़ दी और कहा कि अगर मैंने दोबारा अक्षरों की तरफ आंख भी उठाई तो वे मेरी आंखें फोड़ देंगे। साहेब, मैं वहां से भाग आया। मुझे पता था कि इस शहर में एक मसीहा है जो किताबों से प्यार करता है, इसलिए मैं आपके पास आ गया। बाबा साहेब खामोशी से माधव की पूरी बात सुन रहे थे। उनका चेहरा गंभीर था और मुट्ठियां भींची हुई थीं। यह सिर्फ माधव की कहानी नहीं थी, यह इस देश के करोड़ों अछूतों की कहानी थी। वे अपनी जगह से उठे और अपनी लाइब्रेरी की अलमारियों की तरफ गए। उन्होंने हाथ से इशारा करते हुए कहा, माधव, इधर आओ। माधव झिझकते हुए उठा और बाबा साहेब के पास गया। बाबा साहेब ने उन हजारों किताबों की तरफ इशारा करते हुए कहा, देख रहे हो इन्हें? ये सिर्फ पन्ने और स्याही नहीं है माधव, ये हथियार हैं। जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो मुझे भी कक्षा के बाहर बोरे पर बैठना पड़ता था। प्यास लगने पर कोई चपरासी दूर से पानी पिलाता था और जिस दिन चपरासी नहीं आता उस दिन मुझे प्यासा ही रहना पड़ता था। नो प्यून, नो वाटर। बाबा साहेब ने माधव के कंधे पर हाथ रखा और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हारे शरीर पर जो चोटें आई हैं वे कुछ दिनों में भर जाएंगी, लेकिन तुम्हारी आत्मा पर जो चोट लगी है उसे सिर्फ ज्ञान ही भर सकता है। शिक्षा शेरनी का वह दूध है, जो इसे पी लेता है वह शेर की तरह दहाड़ता है। उन्होंने तुम्हारी एक किताब फाड़ी है, तुम इतनी किताबें पढ़ो कि तुम खुद एक चलता फिरता पुस्तकालय बन जाओ। उस रात बाबा साहेब ने माधव को सोने के लिए जगह दी, लेकिन माधव की आंखों में नींद नहीं थी। बाबा साहेब के शब्दों ने उसके अंदर एक ऐसा दीपक जला दिया था जिसे दुनिया का कोई भी तूफान नहीं बुझा सकता था। अगली सुबह जब बारिश रुक चुकी थी और सूरज की नई किरणें बंबई शहर पर पड़ रही थीं, बाबा साहेब ने माधव को एक नया बस्ता दिया। उसमें कुछ नई किताबें, एक स्लेट और एक कलम थी। ये तुम्हारा नया हथियार है, बाबा साहेब ने कलम माधव के हाथ में सौंपते हुए कहा। तुम्हें अपने गांव वापस जाना है, लेकिन इस बार डरकर नहीं। तुम वहां जाओगे और रात के अंधेरे में अपने समाज के बच्चों को पढ़ाओगे। जब दिन में वे काम करेंगे तो रात में तुम उनके दिमाग के बंद दरवाजे खोलोगे। कोई भी अधिकार भीख मांगने से नहीं मिलता, उसे अपने ज्ञान और संघर्ष की ताकत से छीनना पड़ता है।
माधव गांव वापस लौट गया। उसने जमींदार से कोई बदला नहीं लिया, न ही उसने किसी से कोई झगड़ा किया। उसने दिन में खेतों में चुपचाप काम किया, लेकिन रात होते ही उसकी एक नई जिंदगी शुरू होती। गांव के एक छोटे से जर्जर झोपड़े में एक मिट्टी के दिए की रोशनी में माधव ने अपने समाज के बच्चों और बड़ों को अक्षर ज्ञान देना शुरू किया। शुरुआत में लोग डरे हुए थे, लेकिन माधव के अंदर बाबा साहेब की दी हुई वह आग थी जिसने जल्द ही पूरे गांव के दलितों को प्रेरित कर दिया। धीरे धीरे वह झोपड़ी एक पाठशाला बन गई। माधव ने उन्हें सिर्फ अक्षर नहीं सिखाए, बल्कि उन्हें उनके अधिकार, उनके स्वाभिमान और बाबा साहेब के विचारों से अवगत कराया। कई साल बीत गए, भारत आजाद हुआ और देश का अपना संविधान बना। वही संविधान जिसे बाबा साहेब ने अपने हाथों से लिखा था, जिसमें हर इंसान को समानता का अधिकार दिया गया था। एक दिन जब माधव अधेड़ उम्र का हो चुका था, उसके गांव के उसी स्कूल में जहां से उसे कभी भगाया गया था, एक नया शिक्षक बनकर आया। वह शिक्षक कोई और नहीं बल्कि माधव की उसी रात की पाठशाला में पढ़ने वाला एक छात्र था। यह बाबा साहेब के उस एक रात के संवाद और एक कलम की ताकत का परिणाम था, जिसने बिना एक बूंद खून बहाए एक पूरी पीढ़ी का भविष्य बदल दिया। अब जानिए डॉक्टर आंबेडकर जी के जीवन से हमें क्या सीख मिलती है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आंबेडकर का पूरा जीवन ही एक प्रेरणा स्रोत है। उनके जीवन और शिक्षाएं मिलती हैं। शिक्षा सबसे बड़ा और अजेय हथियार है। बाबा साहेब ने साबित किया कि समाज में बदलाव लाने का सबसे प्रभावी तरीका शिक्षा है। वे कहते थे, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। शिक्षा ही वह माध्यम है जो इंसान को सही और गलत का फर्क समझाती है और उसे अपने अधिकारों के लिए लड़ना सिखाती है। कठिन परिस्थितियों में भी हार न मानना। उन्होंने अपने जीवन में भयानक सामाजिक बहिष्कार, गरीबी और अपमान का सामना किया। इसके बावजूद वे कभी रुके नहीं। उनका जीवन सिखाता है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी विपरीत क्यों न हो, यदि आप में दृढ़ निश्चय है तो आप दुनिया के सर्वोच्च शिखर तक पहुंच सकते हैं। अहिंसा और ज्ञान के मार्ग से क्रांति। बाबा साहेब ने कभी भी हिंसा का समर्थन नहीं किया। उन्होंने समाज की कुरीतियों और अन्याय के खिलाफ लड़ाई कानून, संविधान, कलम और बौद्धिक क्षमता के दम पर लड़ी। क्रोध और प्रतिशोध को रचनात्मक ऊर्जा में बदलना उनकी सबसे बड़ी सीख है। स्वाभिमान और समानता सर्वोपरि है। उन्होंने जीवन भर इस बात पर जोर दिया कि हर मनुष्य जन्म से समान है। छीने हुए अधिकार भीख में नहीं मिलते, उन्हें वसूल करना पड़ता है। यह विचार हमें अपने स्वाभिमान से कभी समझौता न करने की प्रेरणा देता है। किताबों से प्रेम और निरंतर अध्ययन। बाबा साहेब एक अथाह पाठक थे। उनकी लाइब्रेरी राजगृह दुनिया की सबसे बड़ी व्यक्तिगत लाइब्रेरियों में से एक थी। उनका जीवन बताता है कि एक अच्छा लीडर हमेशा एक अच्छा रीडर होता है। सीखना जीवन भर चलने वाली एक प्रक्रिया है। समाज के प्रति जिम्मेदारी। इतनी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद बाबा साहेब चाहते तो दुनिया के किसी भी कोने में एक बेहद विलासितापूर्ण जीवन जी सकते थे, लेकिन उन्होंने अपना पूरा जीवन अपने शोषित और वंचित समाज को ऊपर उठाने में लगा दिया। यह हमें सिखाता है कि हमारी सफलता तब तक अधूरी है जब तक हम उसका उपयोग दूसरों की भलाई के लिए न करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको हमारे द्वारा बनाया गया यह वीडियो पसंद आया हो और आप चाहते हैं कि हम बाबा साहब के इस मिशन को आगे बढ़ाएं, इसके लिए आप हमें आर्थिक मदद कर सकते हैं। दी गए QR कोड पर स्कैन करके आप हमें आर्थिक मदद कर सकते हैं, जिसकी हमें इस समय बहुत ही आवश्यकता है। बाबा साहब पर बनाया गया हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। इस चैनल पर मैं सिर्फ बाबा साहब के जीवन से जुड़ी छोटी बड़ी सभी जानकारी लेकर आता रहता हूं। यदि आप बाबा साहब को पसंद करते हो और इनके बारे में और अधिक जानना चाहते हो तो हमारे अंबेडकर साहब जी YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। उम्मीद करता हूं आपके विचार भी बाबा साहब की तरह अच्छे होंगे। जब पहली बार बाबा साहब ने अपना काला कोट पहनकर मुंबई की कचहरी में कदम रखा तो वहां सन्नाटा छा गया। वहां मौजूद सवर्ण वकील उन्हें पहचान गए। उनकी आंखों में बाबा साहब के लिए सम्मान नहीं बल्कि जातिगत घृणा थी। वे सोच रहे थे,
यह महार जाति का व्यक्ति आज हमारे बराबर काला कोट पहनकर कैसे खड़ा हो सकता है? बाबा साहब कचहरी के अंदर अपने बैठने के लिए जगह ठिया तलाश रहे थे, लेकिन जातिवाद से ग्रसित उन वकीलों ने उन्हें अपने बीच बैठने नहीं दिया। तभी एक अहंकारी वकील ने बाबा साहब पर तंज कसते हुए कहा, अरे बैरिस्टर, तुम तो इतने पढ़े लिखे विद्वान हो, तुम्हें हमारे बीच इस कचहरी में बैठने की क्या जरूरत? तुम तो बाहर सड़क किनारे भी अपना बोरा बिछा लोगे तो तुम्हारी दुकान चल पड़ेगी। यह एक गहरा अपमान था, लेकिन बाबा साहब तो सागर की तरह गंभीर थे। उन्होंने उस अपमान के घूंट को पी लिया। वे मुस्कुराए और शालीनता से बोले, आपने ठीक कहा। बाबा साहब ने सचमुच कचहरी के बाहर एक छोटी सी जगह साफ की और वहीं अपना आसन जमा लिया। वे छोटे मोटे केस लड़ने लगे और अपना गुजर बसर करने लगे। उसी शहर में एक बहुत अमीर सेठ रहता था। उस सेठ का एक इकलौता बेटा था जिस पर हत्या का आरोप लगा था और निचली अदालत ने उसे फांसी की सजा सुना दी थी। सेठ और सेठानी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। सेठ ने मुंबई का कोई ऐसा नामी गिरामी वकील नहीं छोड़ा जिसके दरवाजे पर वह न गया हो। उसने पानी की तरह पैसा बहाया, लेकिन जिस भी बड़े वकील ने उस केस की फाइल देखी उसने हाथ खड़े कर दिए। सबका एक ही कहना था, सेठ, इस केस में कोई दम नहीं है। सबूत तुम्हारे बेटे के खिलाफ हैं। उसे फांसी से भगवान भी नहीं बचा सकता। हताश और निराश सेठ वकीलों की खाक छानता हुआ उसी कचहरी में पहुंचा। उसकी आंखों में आंसू थे और हाथ में बेटे की फाइल। तभी उसी अहंकारी वकील ने, जिसने बाबा साहब का मजाक उड़ाया था, सेठ को देखा। उसने फिर एक क्रूर मजाक किया। उसने सेठ से कहा, अरे सेठ, तुम यहां क्यों भटक रहे हो? तुम्हारे बेटे का केस तो बस एक ही आदमी लड़ सकता है। वो देखो, वो जो बाहर बैठा है ना, महार जाति का बैरिस्टर, वो बहुत विद्वान है, वही तुम्हें बचा सकता है। वकील ने तो मजाक किया था, लेकिन डूबते को तिनके का सहारा ही काफी होता है। बाबा साहब और सेठ की मुलाकात, सेठ दौड़ता हुआ बाहर गया और बाबा साहब के चरणों में गिर पड़ा। वह गिड़गिड़ाते हुए बोला, हे बैरिस्टर, मेरे बच्चे को बचा लीजिए, आप ही मेरी आखिरी उम्मीद हैं। बाबा साहब ने उसे उठाया और कहा, सेठ, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूं? शहर के बड़े बड़े वकीलों ने जब मना कर दिया तो मैं एक अछूत समझा जाने वाला वकील क्या कर पाऊंगा? सेठ ने रोते हुए कहा, नहीं बाबा साहब, मैंने दुनिया देख ली है। मैं आपका चेहरा देखकर बता सकता हूं कि अगर मेरे इकलौते बेटे को दुनिया में कोई बचा सकता है तो वो आप हैं। अगर उसे फांसी हो गई तो उसकी मां भी जी नहीं पाएगी। मेरे घर से दो अर्थियां उठेंगी बाबा साहब। एक मां की पीड़ा की बात सुनकर बाबा साहब का दिल पसीज गया। उन्हें अपनी मां भीमा भाई की सीख याद आई कि किसी निर्दोष की जान बचाने के लिए अगर संघर्ष भी करना पड़े तो पीछे मत हटना। बाबा साहब ने फाइल अपने हाथ में ली। उन्होंने सेठ से पूछा, क्या यह फाइल किसी और वकील ने देखी है? सेठ ने कहा, हां बैरिस्टर, शहर के हर बड़े वकील ने इसे नकार दिया है। बाबा साहब ने फाइल का गहन अध्ययन किया और उनकी आंखों में एक चमक आ गई। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, जाओ सेठ, मैं तुम्हारे बेटे का केस लड़ूंगा। अदालत का सन्नाटा और अद्भुत तर्क। फांसी की तारीख में कुछ ही दिन बचे थे। अदालत लगी। जज की कुर्सी पर अंग्रेज जज बैठा था। एक तरफ सरकारी वकील थे और दूसरी तरफ बचाव पक्ष के वकील डॉक्टर भीमराव आंबेडकर। अदालत खचाखच भरी थी। वे सभी बड़े वकील भी मौजूद थे जो यह देखने आए थे कि यह बाहर बैठने वाला वकील अब क्या तमाशा करेगा। जब बहस का समय आया तो जज ने बाबा साहब से पूछा, मिस्टर आंबेडकर, क्या आप अपने मुवक्किल के बचाव में कोई दलील पेश करना चाहते हैं? पूरी अदालत को उम्मीद थी कि बाबा साहब लंबी चौड़ी बहस करेंगे, लेकिन बाबा साहब ने जो कहा उसने सबको चौंका दिया। बाबा साहब शांत स्वर में बोले, नहीं योर ऑनर, मुझे कोई दलील नहीं देनी, आप अपना फैसला सुनाएं। सेठ का दिल बैठ गया। वह सोचने लगा कि बैरिस्टर ने तो मुझे धोखा दे दिया, यह तो लड़ ही नहीं रहे हैं। जज भी हैरान थे, लेकिन उन्होंने पुरानी दलीलों के आधार पर अपना फैसला सुनाना शुरू किया। जज ने कहा, तमाम गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत आरोपी को दोषी करार देती है और उसे टू बी हैंग्ड, फांसी पर लटकाए जाने की सजा सुनाती है।
जैसे ही जज ने यह कहा और पुलिस वाले उस लड़के को ले जाने लगे, अचानक बाबा साहब अपनी जगह पर खड़े हो गए। उनकी गूंजती हुई आवाज ने अदालत के सन्नाटे को चीर दिया। बाबा साहब बोले, ठहरिए योर ऑनर, बस इतना ही? जज ने झल्लाकर पूछा, क्या मतलब है आपका मिस्टर आम्बेडकर? बाबा साहब ने कानून की किताब की तरफ इशारा करते हुए एक अद्भुत तर्क दिया। उन्होंने कहा, योर ऑनर, आपने मेरे मुवक्किल को सजा सुनाई है टू बी हैंग्ड, यानी फांसी पर लटकाया जाए। मुझे यह सजा मंजूर है, आप इसे अभी फांसी पर लटका दीजिए। लेकिन कानून यह भी कहता है कि सजा उतनी ही दी जाए जितनी जज ने लिखी हो। आपने अपने फैसले में यह कहीं नहीं लिखा कि फांसी पर तब तक लटकाया जाए जब तक कि उसकी मौत न हो जाए। आपने सिर्फ लटकाने की सजा दी है, मौत की सजा नहीं। बाबा साहब का यह तर्क सुनते ही पूरी अदालत में सन्नाटा छा गया। जज अवाक रह गए। वे कानून के इतने बड़े जानकर थे, लेकिन एक भारतीय बैरिस्टर ने अंग्रेजी कानून की ही बारीकी से उन्हें मात दे दी थी। यह तर्क अकाट्य था। अगर सिर्फ लटकाया जाता तो कुछ देर बाद उसे उतारना पड़ता और उसकी जान बच जाती। अंत में वह अंग्रेज जज भी बाबा साहब की इस अद्भुत मेधा का लोहा मान गया। तकनीकी आधार पर उस लड़के की फांसी की सजा रद्द करनी पड़ी। जो वकील बाहर बाबा साहब का मजाक उड़ा रहे थे, उनके सिर शर्म से झुक गए। उस दिन मुंबई की कचहरी ने मान लिया कि बाहर चबूतरे पर बैठने वाला वह व्यक्ति ज्ञान में उनसे कई गुना ऊंचा है। बाबा साहब ने उस सेठ के बेटे को मौत के मुंह से बाहर खींच लिया और उसे उसकी मां के पास ले जाकर कहा, संभालो अपना बेटा। दोस्तों, ऐसे थे हमारे बाबा साहब। उन्होंने जीवन भर अपमान सहा, लेकिन अपने ज्ञान का इस्तेमाल हमेशा शोषितों, वंचितों और जरूरतमंदों को न्याय दिलाने के लिए किया। उनकी यह कहानी हमें सिखाती है कि शिक्षा और बुद्धिमत्ता से बड़ा कोई हथियार नहीं होता। जय भीम, जय भारत। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको हमारे द्वारा बनाया गया यह वीडियो पसंद आया हो और आप चाहते हैं कि हम बाबा साहब के इस मिशन को आगे बढ़ाएं, इसके लिए आप हमें आर्थिक मदद कर सकते हैं। दिए गए QR कोड पर स्कैन करके आप हमें आर्थिक मदद कर सकते हैं, जिसकी हमें इस समय बहुत ही आवश्यकता है। बाबा साहब पर बनाया गया हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। इस चैनल पर मैं सिर्फ बाबा साहब के जीवन से जुड़ी छोटी बड़ी सभी जानकारी लेकर आता रहता हूं। यदि आप बाबा साहब को पसंद करते हो और इनके बारे में और अधिक जानना चाहते हो, तो हमारे अंबेडकर साहब जी YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। उम्मीद करता हूं आपके विचार भी बाबा साहब की तरह अच्छे होंगे। अगर तुम इस वीडियो को बिना पूरा देखे छोड़ने वाले हो तो खुद सोच लो, क्या तुम भी वही गलती करने जा रहे हो जो लाखों लोग कर चुके हैं? क्या तुम्हें भी जिंदगी में वो सब झेलना है जो बेवकूफ लोग झेलते हैं? अगर नहीं तो इस वीडियो को पूरा देखो, क्योंकि इसमें जो बातें बताने वाला हूं वह तुम्हारी पूरी लाइफ बदल सकती है। इस दुनिया में तुम्हें हर कोई गिराना चाहता है, तुम्हारा बॉस, तुम्हारे फेक दोस्त, तुम्हारे रिश्तेदार, यहां तक कि कई बार तुम्हारे अपने भी। अगर तुम कमजोर रहे तो ये लोग तुम्हारी इज्जत मिट्टी में मिला देंगे, तुम्हारी कदर करना बंद कर देंगे और तुम्हें एक नाकाम इंसान बना देंगे। लेकिन एक रास्ता है, इन 6 खतरनाक नीतियों को अपनाओ और कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ये वो सीक्रेट्स हैं जिन्हें सफल लोग जानते हैं, लेकिन मूर्ख लोग कभी समझ नहीं पाते। सोचो, तुम्हारी जिंदगी में कितनी बार तुम्हें अपमानित किया गया, कितनी बार तुम्हारी बातों को इग्नोर किया गया, कितनी बार तुमने महसूस किया कि लोग तुम्हारी इज्जत नहीं करते। अगर तुम्हारा जवाब बहुत बार है तो अब वक्त आ गया है इस अपमान को खत्म करने का। इस वीडियो को पूरा देखो, क्योंकि हर एक पॉइंट तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। अगर तुम चाहते हो कि कोई भी तुम्हें हल्के में ना ले, लोग तुम्हारी इज्जत करें और तुम्हें जिंदगी में कभी भी शर्मिंदगी ना झेलनी पड़े, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहां तुम्हें वह सीखने मिलेगा जो तुम्हें कोई और नहीं बताएगा। अब तैयार हो जाओ, क्योंकि जो बातें मैं बताने वाला हूं उन्हें सुनने के बाद तुम्हारा नजरिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। चलो अब बढ़ते हैं उन खतरनाक नीतियों की ओर जो तुम्हें जिंदगी में कभी हारने नहीं देंगी। पहली नीति, डरना बंद करो, नहीं तो लोग तुम्हें रौंदते रहेंगे। क्या तुम्हें लगता है कि अगर तुम किसी से डरोगे तो वो तुम्हें छोड़ देगा? नहीं, इस दुनिया में लोग उस इंसान को ज्यादा सताते हैं
जो खुद को कमजोर दिखाता है। तुमने कभी देखा है कि जंगल में सबसे पहले कौन मारा जाता है? जो डरता है, जो भागता है। शेर का भी मन करता है कि किसी ताकतवर जानवर से ना उलझे, लेकिन जैसे ही उसे कोई कमजोर दिखता है वो झपट्टा मार देता है। यही नियम इंसानों की दुनिया में भी चलता है। आचार्य चाणक्य ने कहा है, सिंह स्वपिन ग्राह्य कात्तालीय मरणम भवेत, अर्थात शेर चाहे बूढ़ा भी हो जाए फिर भी उसकी इज्जत होती है, लेकिन अगर कोई कौवा भी बिना वजह किसी पर गिर जाए तो लोग उसे मार देते हैं। मतलब अगर तुम खुद को कमजोर बनाओगे तो तुम्हें कोई भी रौंद देगा, लेकिन अगर तुम ताकतवर दिखोगे तो लोग तुम्हारे पास आने से पहले 100 बार सोचेंगे। अब सवाल उठता है, डर को खत्म कैसे किया जाए? देखो, डर 2 चीजों से पैदा होता है। एक, तुम्हारे मन के अंदर के शक से। अगर तुम खुद को लेकर असुरक्षित हो, तुम्हें खुद पर भरोसा नहीं है, तो तुम्हें हमेशा डर लगेगा। और 2, दूसरों की बनाई हुई झूठी इमेज से। दुनिया तुम्हें ऐसा महसूस करवाएगी कि तुम कुछ नहीं कर सकते, ताकि तुम डर में रहो और वो तुम्हारा फायदा उठाए। तुम्हें इस डर को खत्म करना होगा, नहीं तो यह डर तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद कर देगा। जब इंसान डरता है तो वो अपने फैसले भी दूसरों से पूछ कर लेता है। वो हाँ में हाँ मिलाने लगता है और धीरे धीरे उसकी पहचान ही खत्म हो जाती है। तुमने देखा होगा कि कमजोर लोग हमेशा किसी के पीछे पीछे चलते हैं, लेकिन जो खुद पर भरोसा रखते हैं वही इस दुनिया में आगे बढ़ते हैं। अब ये मत कहना कि लेकिन मैं क्या करूं, मुझे बचपन से ही डराया गया है। सुन, इस दुनिया में हर कोई डर के साथ पैदा होता है, लेकिन जो उसे हरा कर आगे बढ़ता है वही असली विजेता बनता है। अगर तुम सच में कुछ बनना चाहते हो तो डर को हराना ही होगा, और डर को हराने का एक ही तरीका है, खुद को मजबूत बनाओ, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और आर्थिक रूप से। आचार्य चाणक्य ने एक और जगह कहा है, न दैन्य न पलायनम, अर्थात न कभी दीन बनो न कभी भागो। अगर तुम किसी से डर कर भागोगे तो दुनिया तुम्हें कमजोर समझेगी और तुम्हारा फायदा उठाएगी, लेकिन अगर तुम डटे रहोगे तो धीरे धीरे लोग तुम्हारी ताकत को पहचानने लगेंगे। अब सोचो, तुम्हारे सामने 2 रास्ते हैं। पहला, या तो डरते रहो, जिंदगी भर दूसरों के इशारों पर नाचो और उनकी दया पर जियो, या फिर अभी से अपने डर को खत्म करो, मजबूत बनो और इस दुनिया को दिखाओ कि तुम किसी से कम नहीं हो। अब फैसला तुम्हें लेना है, क्या तुम अपनी पूरी जिंदगी दूसरों से डरते हुए निकलोगे, या खुद को इतना मजबूत बनाओगे कि लोग तुम्हारे नाम से डरें? अब चुप मत बैठो, चलो अगली नीति की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी नीति, अपनी कमजोरियां दुनिया को मत बताओ, नहीं तो लोग तुम्हारा इस्तेमाल करेंगे। तुम्हारी सबसे बड़ी गलती क्या है? तुम सोच रहे होगे कि तुम्हारी मेहनत कम है, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुम्हारी किस्मत खराब है, लेकिन असलियत इससे भी ज्यादा खतरनाक है। तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यह है कि तुम अपनी कमजोरियां खुद लोगों को बता देते हो, और यह दुनिया ये कभी भी तुम्हारी तकलीफों पर दया नहीं खाएगी, बल्कि उन्हीं कमजोरियों का फायदा उठाकर तुम्हें और ज्यादा गिराने की कोशिश करेगी। आचार्य चाणक्य ने कहा है, गुह्यम ब्रूयात कस्यचित प्रजया, अर्थात समझदार व्यक्ति अपनी गुप्त बातें किसी को नहीं बताता। लेकिन तुम क्या करते हो? तुम हर किसी के सामने अपने दिल का दर्द खोल कर रख देते हो। यार, मेरी लाइफ में बहुत दिक्कतें हैं, मेरे पास पैसे नहीं है, घर वाले सपोर्ट नहीं करते, लोग मेरी कदर नहीं करते। तुमने सोचा भी है कि जो आदमी तुम्हारी बातें सुन रहा है वो तुम्हारी मदद करेगा या तुम्हारा मजाक उड़ाएगा? याद रखो, इस दुनिया में 90% लोग सिर्फ तमाशा देखने के लिए तुम्हारी कहानी सुनते हैं, और बाकी 10% लोग तुम्हारी कमजोरियों का फायदा उठाने के लिए। अगर तुम किसी को यह बता दोगे कि तुम अंदर से कमजोर हो, तो लोग तुम्हें और ज्यादा तोड़ने की कोशिश करेंगे। तुमने कभी देखा है कि बड़े लोग अपने फैसले, अपनी दिक्कतें या अपनी कमजोरियां पब्लिक में लाते हैं? नहीं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि अगर दुनिया को तुम्हारी कमजोरी दिख गई तो वो तुम्हें कभी सिर उठाने नहीं देगी। अब से एक नियम बना लो, जो दर्द अंदर है वो अंदर ही रहने दो। दुनिया को दिखाओ कि तुम मजबूत हो, चाहे अंदर से टूट भी रहे हो। अगर सच में कुछ बदलना है तो तकलीफों को अपने दिमाग में रखो और जवाब अपने काम से दो। जो लोग सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं वो वीडियो देखते ही लाइक कर देते हैं, और जो नहीं करते वो सालों तक पछताते रहते हैं। अब तुम सोच रहे होंगे, तो क्या हमें किसी पर भरोसा ही नहीं करना चाहिए? देखो, भरोसा करना गलत नहीं है, लेकिन हर किसी पर नहीं, वरना वही लोग तुम्हें डुबो देंगे। इस पर बात करेंगे आगे, लेकिन पहले खुद से एक सवाल पूछो, तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है, और क्या तुम्हें यकीन है कि इसे दुनिया नहीं जानती?
तीसरी नीति, अपने राज अपने तक रखो, नहीं तो लोग तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। दुनिया में सबसे बड़ा मूर्ख कौन होता है? वो जो अपनी कमजोरी खुद बताता है, वो जो अपने दिल की हर बात, अपनी हर योजना, अपने हर संघर्ष को दूसरों के सामने खोल कर रख देता है, और फिर जब वक्त आता है तो वही लोग उसकी ही बातों को उसके खिलाफ इस्तेमाल कर लेते हैं और वो खुद सोचता रह जाता है, आखिर मुझसे गलती कहां हुई? चाणक्य कहते हैं ना, ही कश्चित परम मित्र न ही कश्चित परम रिपु व्यवहारेण जायन्ते मित्राणि रिपवस्तथा। न कोई जन्म से मित्र होता है, न कोई जन्म से शत्रु। इंसान का व्यवहार ही तय करता है कि कौन दोस्त बनेगा और कौन दुश्मन। अब सोचो, क्या तुमने कभी किसी को अपने गहरे राज बताए हैं और फिर वही इंसान जब तुम्हारे खिलाफ खड़ा हुआ तो उसने तुम्हारे ही शब्दों को हथियार बना लिया? कितना बुरा लगता है ना, जब कोई तुम्हारी ही दी हुई जानकारी से तुम्हें चोट पहुंचा देता है। यही तो हुआ था चाणक्य के जीवन में भी। जब वह राजा नंद के दरबार में पहुंचे थे तो उन्होंने अपनी बुद्धिमानी से कई गुप्त बातें जान ली, लेकिन नंदराज ने सोचा यह ब्राह्मण तो ज्यादा ही चालाक हो रहा है, और जब उन्हें लगा कि चाणक्य उनके लिए खतरा बन सकते हैं तो उन्होंने उन्हें अपमानित करके दरबार से बाहर फेंक दिया। लेकिन चाणक्य ने अपनी योजनाएं किसी को नहीं बताई और उसी रणनीति से नंद वंश का अंत कर दिया। अब अपने बारे में सोचो, क्या तुम भी अपने सबसे गहरे राज्य किसी के सामने रख देते हो? क्या तुमने भी कभी किसी दोस्त, किसी रिश्तेदार या किसी करीबी को अपने प्लान, अपनी कमजोरी या अपनी असली रणनीति बता दी और फिर वही बातें तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल कर ली गई? अगर हां, तो समझ लो यह तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। दुनिया तुम्हारे साथ तभी तक है जब तक तुम उनके लिए फायदेमंद हो, लेकिन जिस दिन तुम्हारी बातें, तुम्हारे राज, तुम्हारी प्लानिंग दूसरों के हाथ लग गई, उस दिन तुम्हारी कीमत गिर जाएगी। इसलिए याद रखो, अगर तुम्हें जिंदगी में ऊंचा जाना है तो अपनी योजनाओं को अपने तक रखना सीखो। अपने प्लान, अपने संघर्ष, अपने दर्द, अपनी असली ताकत को हर किसी के सामने खोलकर मत रखो, वरना लोग तुम्हारे ही हथियार से तुम्हें मारेंगे। लेकिन ठहरो, क्या सिर्फ अपने राज छिपा लेने से तुम बच जाओगे? नहीं, दुनिया में कुछ लोग इतने चालाक होते हैं कि बिना कुछ पूछे ही तुम्हारी कमजोरी भांप लेते हैं और फिर तुम्हें उसी में उलझा देते हैं। अब सवाल यह है कि उनसे कैसे बचोगे? यही असली राज तो अगले पॉइंट में है। लेकिन उससे पहले एक बात बताओ, क्या तुम्हें भी कभी किसी ने तुम्हारी ही बातों का इस्तेमाल करके धोखा दिया है? अगर हां, तो कमेंट में यस लिखो ताकि उन्हें भी पता चले कि तुम अब जाग चुके हो। चौथी नीति, दिखावा करना छोड़ दो, क्योंकि असली ताकत अंदर से बनती है। आजकल हर कोई दुनिया को दिखाने में लगा हुआ है। महंगे कपड़े, बड़ी गाड़ियां, ब्रांडेड घड़ियां, इंस्टाग्राम पर फेक लाइफस्टाइल। लेकिन क्या यह सब सच में ताकत देता है? नहीं, यह सिर्फ एक भ्रम है। न धनेन न रूपेण न चापी कुल संभवात। चाणक्य कथैत्य स्वगुणैः पुरुषो महान, अर्थात न धन से, न रूप से, न ऊंचे कुल से इंसान महान नहीं बनता। इंसान की असली पहचान उसके गुणों से होती है। अगर तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हें तुम्हारी कार, कपड़े या पैसे की वजह से इज्जत देंगे, तो तुम सबसे बड़ी गलतफहमी में जी रहे हो। सच्ची इज्जत तब मिलती है जब तुम अंदर से इतने मजबूत हो कि लोग तुम्हें बिना किसी बाहरी दिखावे के भी सम्मान दें। बिल गेट्स को देखो, जब वह दुनिया के सबसे अमीर आदमी थे, तब भी वह आम इंसान की तरह कपड़े पहनते थे, साधारण रहते थे। क्यों? क्योंकि उनकी पहचान उनके कपड़ों या घड़ी से नहीं थी, बल्कि उनके दिमाग, उनकी सोच और उनके काम से थी। अब खुद से पूछो, अगर आज तुम्हारी सारी महंगी चीजें छिन जाएं, तब भी क्या लोग तुम्हें उतनी ही इज्जत देंगे? अगर जवाब नहीं है तो समझ लो कि तुमने अपनी असली ताकत अभी तक बनाई ही नहीं। दिखावा करने वाले हमेशा कमजोर होते हैं, क्योंकि असली ताकत वह होती है जो बिना दिखाए भी लोगों को महसूस हो, जो तुम्हारे शब्दों में हो, तुम्हारे विचारों में हो, तुम्हारी शख्सियत में हो। अब सवाल यह है, अगर दिखावे से इज्जत नहीं मिलती, तो फिर वह कौन सी आदतें हैं जो तुम्हें वाकई में मजबूत बनाती है? तैयार हो? क्योंकि अगली नीति तुम्हारी सोच हिलाकर रख देगी। पांचवी नीति, हर किसी को खुश करने की कोशिश मत करो, नहीं तो खुद दुखी रहोगे। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम अपनी जिंदगी जी रहे हो या सिर्फ दूसरों की उम्मीदें पूरी करने में लगे हो? हर इंसान चाहता है कि लोग उससे खुश रहें, उसकी तारीफ करें, उसे पसंद करें। लेकिन क्या तुम हर किसी को खुश कर सकते हो? चाणक्य ने कहा था ना, सर्वेण प्रशंस्य न सर्वेण च गर्हिता, कर्मणा जायते जंतु पुण्य पापय सहेव च। अर्थात न हर कोई तुम्हारी तारीफ करेगा
न हर कोई तुम्हारी बुराई करेगा। हर इंसान को उसके कर्मों के आधार पर ही देखा जाता है। अगर तुम यह सोचते हो कि सबको खुश करके, सबकी हां में हां मिलाकर, सबकी बातें मानकर तुम महान बन जाओगे, तो तुम सबसे बड़े धोखे में जी रहे हो। दुनिया में ऐसा कोई इंसान पैदा नहीं हुआ जो हर किसी को खुश कर सके। देखो इतिहास को, भगवान श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने भी महाभारत में सबको खुश करने की कोशिश नहीं की। उन्होंने वही किया जो सही था, भले ही उनके अपने रिश्तेदार और गुरु भी उनके खिलाफ हो गए। अगर वो सबको खुश करने लगते तो ना धर्म बचता, ना सत्य की जीत होती। समस्या यह है कि तुम दूसरों को खुश करने के चक्कर में खुद को भूल चुके हो। लोग तुम्हें पसंद करें, तुम्हारी तारीफ करें, तुम्हें इज्जत दें, यही तुम्हारा मकसद बन गया है। लेकिन सच्चाई यह है कि तुम जितना ज्यादा लोगों को खुश करने की कोशिश करोगे, उतना ही ज्यादा तुम्हें इस्तेमाल किया जाएगा। क्या तुम्हें याद है जब तुमने किसी की मदद की थी और बदले में तुम्हें धोखा मिला? कितनी बार तुमने दूसरों की खुशी के लिए अपनी खुशी कुर्बान की? अब खुद से पूछो, क्या तुम्हें कुछ हासिल हुआ या सिर्फ तुम खुद को ही खोते चले गए? अगर तुम इस वीडियो से कुछ नया सीख रहे हो तो तुम्हें मेरी कसम है, अगर लाइक किए बिना वीडियो में आगे बढ़ें तो आपका लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। छठी और अंतिम नीति, अपनी इज्जत अपने हाथ में रखो, किसी और के भरोसे मत छोड़ो। अगर तुम सोचते हो कि दुनिया तुम्हारी इज्जत करेगी, तुम्हें मान सम्मान देगी, तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करेगी, तो तुम सबसे बड़े धोखे में जी रहे हो। इस दुनिया में इज्जत कमानी पड़ती है, उसे किसी और के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि इज्जत भी उसी की होती है जो खुद को उसका हकदार बनाता है। जो अपनी इज्जत की कीमत नहीं समझता, लोग उसे रौंदते रहते हैं। आचार्य चाणक्य ने कहा था, स्वयमेव मर्यादा रक्षित व्या बुद्धेः सदा, यत्र न स्वाभिमानोस्ति तत्र नैव प्रतिष्ठिता। अर्थात बुद्धिमान व्यक्ति अपनी इज्जत खुद बचाते हैं। जो लोग अपनी मर्यादा और सम्मान को दूसरों के भरोसे छोड़ देते हैं, उनकी समाज में कोई प्रतिष्ठा नहीं रहती। एक बार की बात है, एक मध्यम वर्गीय परिवार का लड़का बड़ा होकर ऑफिस में जॉब करने लगा। वह हर किसी की सुनता, सबकी मदद करता, सबका सम्मान करता। लेकिन धीरे धीरे लोग उसे हल्के में लेने लगे। कोई उसे टाइम पर सैलरी नहीं देता, बॉस उससे बिना वजह ज्यादा काम करवाता, घर वाले उसकी मेहनत को मामूली समझते, रिश्तेदार उसे अभी तो कुछ नहीं बना कहकर ताना मारते हैं। क्यों? क्योंकि उसने अपनी इज्जत को दूसरों के भरोसे छोड़ दिया था। वो सोचता रहा कि लोग खुद मेरी इज्जत करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर एक दिन उसने फैसला लिया, अब मैं अपनी इज्जत खुद बनाऊंगा। उसने खुद को इतना मजबूत बनाया कि लोग उसे मजबूरी में इज्जत देने लगे। याद रखना, दुनिया कभी भी तुम्हारी इज्जत अपने आप नहीं करेगी जब तक तुम खुद अपनी इज्जत के लिए खड़े नहीं होते। इलॉन मस्क, जब इलॉन अपने नए आइडियाज लेकर बिजनेस की दुनिया में आया तो लोग उसे पागल कहते थे, लेकिन उसने किसी की परवाह नहीं की, खुद को साबित किया और आज पूरी दुनिया उसे सलाम करती है। विराट कोहली, जब विराट ने क्रिकेट में कदम रखा तो लोग उसकी फिटनेस और गेम को हल्के में लेते थे, लेकिन उसने अपनी मेहनत से दुनिया को दिखा दिया कि इज्जत किसी और के भरोसे नहीं, खुद के दम पर बनाई जाती है। दुनिया तुम्हारी इज्जत तब करेगी जब तुम खुद अपने आप को सम्मान दोगे। जो लोग दूसरों से इज्जत की भीख मांगते हैं, वे हमेशा दूसरों के गुलाम बने रहते हैं। अगर तुम खुद को कमजोर दिखाओगे तो लोग तुम्हें रौंदते रहेंगे। इज्जत उन्हीं की होती है जो अपने आत्मसम्मान के लिए खड़े होते हैं। अब खुद से पूछो, तुम भी क्या अपनी इज्जत दूसरों के भरोसे छोड़ने वाले मूर्खों में से हो, या फिर उन लोगों में से जो अपनी इज्जत खुद कमाते हैं और उसे बचाने के लिए हर हद पार कर सकते हैं? तो अब तुम्हारे पास वह 6 घातक नीतियां हैं जो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकती हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या तुम सिर्फ सुनकर भूल जाओगे या इन्हें अपनी जिंदगी में अपनाओगे? क्योंकि दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक वो जो सीखते हैं और अपनी किस्मत खुद बदलते हैं, और दूसरे वो जो सिर्फ देखते रहते हैं और पूरी जिंदगी पछताते हैं। तुम किस में से हो? अगर तुम चाहते हो कि कोई भी तुम्हें हल्के में ना ले, तुम्हारी इज्जत करे और तुम अपनी लाइफ में बड़ा नाम बनाओ, तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट करके बताओ इनमें से कौन सी नीति तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद आई। क्योंकि जब तुम लिखते हो तो तुम्हारा दिमाग उसे और गहराई से अपनाता है। और अगर तुमने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सोच लो, अगली बार जब तुम्हें कोई अपमानित करेगा, जब कोई तुम्हें धोखा देगा, जब तुम्हारी इज्जत दांव पर होगी, तब तुम्हें याद आएगा कि तुमने यह मौका गंवा दिया था। तो अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां तुम्हें वह सीखने मिलेगा जो तुम्हें कोई और नहीं सिखाएगा। कि खाता कसम से चुप अगला है साहब,
कि मेरा कफन नीला झंडा बनेगा। अरे जब तक बहन जी ना सीएम बनेगी तब तक तो पगला पगला ही रहेगा, पगला ही रहेगा। तो आइए एक बहन जी की गीत है कि बहुजन समझवा का ईशान हाई बहन जी, बहुजन समझवा का ईशान हाई बहन जी, दुखियन गरीबन का भगवान हाई बहन जी, दुखिया गरीबन के भगवान हाई बहन जी, दुखिया गरीबन का भगवान हाई बहन जी। बहुजन के खातिर छोड़ली घरवा दुआरवा, सदिया रजाई बना के मांगी में से नूरवा, सदिया रजाई बना के मांगी में से नूरवा, सर्वजन का सापा ना सकार करी हाँ बहिन जी, सर्वजन का सापा ना सकार करी हाँ बहिन जी, दुखियन गरीबन का भगवान हाई बहिन जी, दुखिया गरीबन के भगवान हाई बहिन जी। आज बहन कुमारी मायावती जी का शासन का चर्चा चल रहा है। क्या चल रहा है? तो हरे ससानावा के चर्चा चारी ओर बा, फिर से आई बसपा राजा चारी ओर सोर बा, फिर से आई बसपा राजा चारी ओर सोर बा, ज्योति बराव का ज्योति या जराए दिया बहिन जी, जराए दिया बहिन जी, दुखियन गरीबन का भगवान हाई बहिन जी, दुखिया गरीबन के भगवान हाई बहिन जी। बहन कुमारी मायावती अपने शासन में बहुत सी योजना चलाई। तो कौन सी योजना चलाई बहन कुमारी मायावती? सफाई कर्मचारी का नौकरिया निकाले, दुखियन गरीबा उनका जिंदगी संवारे, दुखियन गरीबा उनका जिंदगी संवारे, बाबा साहब कंसीराम का सापा ना सकार करी हाँ बहिन जी, सकार करी हाँ बहिन जी, दुखियन